सो वेलकम यू ऑल। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो अंडरस्टैंड करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। बहुत सारी अलग अलग क्लासेस हुई है, उसमें से कुछ मिक्स रहेगा। मनीष भाई आप भी हैं साथ में, आप देखेंगे तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें हुई है। तो आज थोड़ा रिवीजन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि बहुत सारे लोग अभी मोमेंटम में नहीं आए हैं, काफी दिन हो गए कुछ क्लासेस किए हुए, तो मोमेंटम बन जाए। तो वहां से शुरू करेंगे, क्योंकि अब दोनों तरफ का कम्युनिकेशन रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा, तो वी विल डिस्कस इन पार्टिसिपेशन। 2 दिन पहले मैंने स्नाइपर मार्केटिंग पे क्लास की थी, उसको थोड़ा सा रिव्यू करूंगा, उसके बाद आगे का अपलोड बताऊंगा कैसे है, क्योंकि बहुत डीप में जानने वाले हैं और एक एक चीज को इम्प्लीमेंट इस हफ्ते में करेंगे। तो इस हफ्ते में कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी रहेंगे। सरप्राइज गिफ्ट इसलिए रहेंगे क्योंकि अब इम्प्लीमेंटेशन का गेम है, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक डायरी पेन अपने साथ रखें, जरूरत पड़ने पर हम कुछ लिख लें, जान के भी सामने आएगी, और एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो लेट्स बिगन। यूपीसी मास्टरी का पहला सेशन है। 8 सेशन का मैंने प्रॉमिस किया, पता नहीं कितने होंगे 8 के अलावा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं उतावला हूं बताने के लिए। और एक बहुत पावरफुल क्रिएशन इस इस मंथ हम लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। पावरफुल क्रिएशन होगा न्यू ईयर के अफर्मेशन को लेके। वैसे तो हम हिंदू नववर्ष को मानते हैं, बहुत सारे लोग 1 जनवरी को नववर्ष मानते हैं, फाइनेंशियल ईयर को नववर्ष मानते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में तो जो नववर्ष है वो दिवाली से शुरू हो गया। तो देर आर बट 1 जनवरी को जनरली हम ये मान लेते हैं कि कट ऑफ डेट है। यहाँ से हम कोई भी एक कट ऑफ डेट को मान लेते हैं जहां पे सब अलाइन हो जाए। तो इस बार एक बहुत स्पेशल टूल, एक स्पेशल क्रिएशन मैं आप लोगों के साथ फिजिकली शेयर करने वाला हूँ, स्पेशल गिफ्ट जो ऑटोमेटिकली, जो हम नई ईयर पे, न्यू ईयर पे लिखते हैं ना, एक बार हम अपना एजेंडा लिखते हैं, प्लानिंग लिखते हैं, उसको डीप में लेके जाएगा, बड़ा प्यारा। तो लेके आया। या उसके ऊपर हम जाएंगे। सो आज हम क्या क्या करने वाले हैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक तो क्विक रिकेप करेंगे स्नाइपर मार्केटिंग पे जो हमने बात की थी 2 दिन पहले, उसके ऊपर। बहुत डीप सब्जेक्ट है, हैंड टू हैंड हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्यों जरूरी है प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए। कीप इन टच कितना इंपॉर्टेंट है, कीप इन टच के ऊपर कैसे काम करेंगे हम लोग। अबाउट पीपीसी जो हमारा रियल कोड है, जिसके ऊपर हमको फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चारों, पर इसके अलावा बहुत कुछ अंदर निकलने वाला है। हम में से बहुत सारे लोग पहले आ चुके हैं, कुछ सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस सेशन में रिपीट होने के कारण हो सकता है हमको ऐसा लगे कि कुछ चीजें रिपीट हो रही, बट प्लीज बी विद मी। मेरे पास बहुत कुछ नया है जिसको हम एंजॉय करने वाले हैं और उसके बाद इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैंने परसों जो सेशन किया था और उसके पहले भी कुछ किया, उसमें 3 मनी मॉडलिंग मिस्टेक्स के बारे में बात की थी, जिसको मैं रिकेप कर रहा हूँ। थोड़ा सा फास्ट करूंगा ताकि ज्यादा समय बचा पाए, क्योंकि 2 घंटे में भी बहुत कुछ समेटना है। और जनरली हम रोज रोज ये मिस्टेक करते हैं। पहली मिस्टेक है पुअर लीड्स ड्यू टू पुअर मार्केटिंग। जैसा हम बात भी कर रहे थे हेमंत पांडे जी हम, की हम मार्केट में है ही नहीं, बता ही नहीं रहे, तो डेफिनेटली ये चैलेंजेस आएगा। लीड्स पुअर होगी तो पुअर मार्केटिंग के कारण है, और पुअर लीड्स है तो बिजनेस भी पुअर होगा, हम सबको पता है। मैंने केस स्टडी शेयर की थी जो मेरे एक दोस्त की थी, जहाँ पे ये स्टडी हम लोगों ने जब की थी, तो हमने उनका लॉस कैलकुलेट किया था। 10 इंक्वायरी एक्सपेक्टेड थी उनको, क्योंकि उन्होंने जो बिजनेस प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग 10 इंक्वायरी आनी चाहिए थी, साल भर की 3,000, डेली की 3 इंक्वायरी एवरेज आनी चाहिए थी, वो आनी आ नहीं रही थी, और उससे भी बड़ा टिकट साइज 25,000 का प्लान किया था। हमने बोला कि लेट से अगर 10 इंक्वायरी आ जाती है तो कितनी अपॉर्चुनिटी बनती है ईयरली इंक्वायरी जो आ रही है उसमें और इस गेप में। तो अपॉर्चुनिटी जो लॉस कर रहे थे, 5.5 5.25 करोड़ रुपए की अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हैं, अगर लीड क्वालिटी नहीं सुधार रहे हैं तो। अब देखिए, मैं अलग तरह से देखना शुरू कर रहा हूँ, और बिजनेस को हमको ऐसे ही देखना चाहिए। जो आ रहा है वो ठीक है, पर क्या मिस कर रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, इनविजिबल को देखना पड़ेगा। ये इनविजिबल फंड है, बिजनेस ग्रोथ है, जो कहीं ना कहीं पुअर लीड्स या लीड कन्वर्जन में फंसा हुआ है। दूसरी मिस्टेक है किलिंग लीड्स ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, जहां लीड कन्वर्जन हमारा रुकता है और टाइम नहीं है, उलझे हुए हैं, बहुत सारी चीजों में फंसे होते हैं, टाइम से कोटेशन नहीं दे पाते हैं। हम में से बहुत सारे मित्र, मैं बार बार हर मंच पे, हर जगह इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ वी नीड दैट। इसके बिना हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी उनके साथ हमने कैलकुलेशन किया, और हमने देखा कि अगर सेम फॉर्मूले से चलते हैं और 20% लीड भी अगर मैं लॉस करता हूँ, तो 1.5 करोड़ रुपए की लीड मैं लॉस्ट कर रहा हूँ। हाथ में आई हुई, वो तो चलो आ सकती थी 5.5 करोड़ की, वो छोड़ दी,
पर 1.5 करोड़ की तो हाथ में आके चली गई, मैं फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज ऑफ टाइम से कोटेशन नहीं दे रहा हूँ। कैसे ठीक करेंगे उस पर आएंगे अगेन। एरर्स इन प्लानिंग एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, ये एक ऐसी मिस्टेक है जो जनरली हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। खुले दिल से बोलूंगा, दोस्त हूँ, भाई हूँ आपका, इसलिए हमको अपने आप को देखना पड़ेगा। अगर ये चीज सुधार लेंगे तो लीड कन्वर्जन बहुत पावरफुल होगा। कैसे, इसका लॉस बताता हूँ और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा समझाता हूँ, फिर आगे के टॉपिक्स पे जाएंगे। तो सेम केस में हमने 10 इंक्वायरीज की बात की कि अगर ये आ जाती है लीड्स हमारे पास, और कन्वर्जन रेशियो अगर मैं 20 से 40% ले जा सकता हूँ, जो कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत इजीली पॉसिबल है कुछ स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करके, तो मेरे पास 3 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है ऑलमोस्ट, जो मैं अगेन टेक केयर कर सकता हूँ। हमको मार्केट में एग्रेसिव होना पड़ेगा। कैसे होंगे, क्या करेंगे, अब पूरी क्लासेस इसके ऊपर डीप में जाने वाली है बहुत सारी चीजों के साथ। तो हम कंटिन्यूस जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी। यानी अगर 20% कन्वर्जन को 40% कर लूं तो इतना आसानी से बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। ये परसों वाला रिवीजन था जो मैं बात कर रहा हूँ। उसी दिन मैंने 3MT फ्रेमवर्क के बारे में बात की थी, यानी कि ऐसा फ्रेमवर्क। यस संगीता जी, नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा पार्ट छूटेगा तो वी विल डू इन द रिकॉर्डिंग आल्सो, नो प्रॉब्लम। वैसे मैं बता देता हूँ कि 3 मिस्टेक्स के बारे में मैंने बात की है। पहली मिस्टेक्स है पुअर लीड्स, पुअर क्वालिटी, जिसके कारण बड़ा नुकसान होता है। पुअर मार्केटिंग है तो पुअर लीड्स है। दूसरा है मेरे पास टाइम से कोटेशन नहीं देना, जो कि मैं लीड्स को किल कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं हाथ में आए हुए बिजनेस को छोड़ रहा हूँ। तीसरा है कन्वर्जन रेशियो को नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्टिंग्स में गलती होती है, जिससे मेरा ट्रस्ट टूट रहा है, कम्युनिकेशन टूट रहा है और गैप आ रहा है। तो तीनों को सुधारने के लिए और मार्केटिंग को एग्रेसिव बनाने के लिए, स्नाइपर मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 3MT फ्रेमवर्क के बारे में बात की थी। हालांकि ये कंटेंट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट पैरेलली विद दिस वीक। और इन शॉर्ट है, क्योंकि आज के लिए बहुत सारा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है, देन वी विल गो इन द डीप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि अब से इम्प्लीमेंटेशन चालू है। तो हमने 3M ट्रायंगल में बात की थी मार्केटिंग, मैसेज और मीडियम की। यस, 3 स्टेप में मार्केट, यानी किस मार्केट को मैं टारगेट करूंगा, हमने पहले भी इसके ऊपर बात की। नाउ वी हैव टू डिसाइड, एक मार्केट तय करते हैं प्रयोगात्मक तौर से और उसी पे भिड़ जाएंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ, समझिए, अगर हम अभी भी ये तय नहीं कर पा रहे कि किस मार्केट में मुझे खेलना है, एक मार्केट ले लेते हैं ना, एक प्रयोग तो करते हैं, एक टेस्टिंग तो करते हैं, थोड़ा उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं पैरेलल। जो धंधा चल रहा है उसको चलने देंगे, को नहीं छेड़ रहे, बट एक मार्केट चूज करेंगे, उस मार्केट पे एग्रेसिवली स्नाइपर मार्केटिंग करेंगे, उसी पे मैसेज वही भेजेंगे जो उस मार्केट को सुनना है, देखना है, जानना है। बहुत क्रिएटिव एड्स होते हैं, मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा अभी इन बिटवीन ही, क्योंकि मुझे ध्यान आ गया उससे। बट lot of creative ads people are doing, think वो मैसेज मार्केट को कनेक्ट करता है, और मीडियम, किस मीडियम से जाएगा, जहां मेरा कस्टमर बैठा हुआ है। तो जब मैं मार्केट की बात करता हूं तो आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट को। ये सब रिकेप है, ये डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन क्लास में वी कैन डिस्कस इन द वीक एंड वी विल इम्प्लीमेंट इट, कि कैसे हम हमारा आइडियल कस्टमर को ढूंढना शुरू करेंगे, डेमोग्राफिकली, साइकोग्राफिकली उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, सेपरेट करेंगे। दूसरा, सेगमेंटेशन जब करेंगे तो डिसाइड करेंगे स्मॉलर, बिगर, मोर बिगर, उसके कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करेंगे। मेरे पास इसकी एक डिटेल्ड वर्किंग है, आई विल शेयर दैट इन द नेक्स्ट क्लासेस, कि कैसे उसको कैटेगराइज करने का फॉर्मूला लगाना है या कैसे डिवाइड करना है। नीड अंडरस्टैंड करनी है, वो मार्केट चाहता क्या है, उस मार्केट को मेरे को अवेयरनेस कैसे देनी है, उस मार्केट को मुझे सिखाना कैसे है। भाई प्रिंटिंग की जरूरत तेरे को कितनी है? थोड़े समय पहले मैंने बोला था कि डिजिटल क्रांति हुई तो बहुत सारे लोग प्रिंटिंग से हट के डिजिटल पे चले गए, लेकिन नाउ पीपल अंडरस्टैंडिंग इट अगेन, और समझना शुरू कर दिया है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं चूंकि रिकेप कर रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब जहां हमारे पास ऑलरेडी अपना मार्केट है उसके लिए भी कीप इन टच बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जिस्टिंग लोगों को कनेक्ट करना। तो मैसेज, एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्या मैसेज जाए जिससे वो हैप्पी हो, वो रेफरल दे, वो मेरे साथ गुड कम्युनिकेशन में आए, गुड लीड जनरेशन हो। तो टेलर्ड कम्युनिकेशन कैसे होगा, उसके ऊपर टूल्स और टेक्निक्स को हम सीखने वाले हैं कि टेलर्ड कम्युनिकेशन हमारे कैसे बनेंगे। टेलर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मेरे दोस्त यहाँ पे वालेचा जी बैठे हुए हैं, तो मैं बोलूंगा डियर राजेश वालेचा जी, हम वहां पे मिले थे, आपके हाल कैसे हैं,
इस विषय पे बात करें तो उनको एकदम से याद आएगी, ओ भाई साहब, वाह यार मेरे को याद है इस बंदे के बारे में। तो दैट इज अ टेलर्ड कम्युनिकेशन। वेलकम वालिचा भाई, थैंक यू। सो प्लीज टर्न ऑन कैमरा, मुझे पता चलेगा कौन किस नाम से बैठा, बहुत बार तो पता भी नहीं चल रहा है। तो बेटर होगा अगर आप कैमराज ऑन करेंगे, आई कैन रिकॉग्नाइज पीपल। दैट, थैंक यू। सो टेलर्ड कम्युनिकेशन एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नए कस्टमर और नए प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वेलकम गुंजन। सो हम कैसे करेंगे इसको सीखेंगे। आई हैव लॉट ऑफ टूल्स टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं वो समझेंगे। वैल्यू प्रोपोजिशन, हमारी इंडस्ट्री में आज की तारीख में वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब वैल्यू देखते हैं तो सामने वाला भी वैल्यू देखना चाहेगा कि क्या यूनिक वैल्यू है आपकी। तो हम यूएसपी की बात करते हैं, हमारी यूएसपी क्या है। हो सकता है हमारी यूएसपी क्वालिटी हो सकता है हमारी यूएसपी कमिटेड डिलीवरी डेट हो सकता है हमारी यूएसपी बेटर कम्युनिकेशन हो जो कस्टमर को मिल रहा हो सकता है हमारी यूएसपी डिजाइनिंग हो। तो हमारी यूएसपी क्या है वो हम समझेंगे और वो डिलीवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कनेक्शन, जैसा मैंने बोला ना, इमोशनल अपील होती है, प्यार होता है। क्योंकि सेलिंग इज टेलिंग, मार्केटिंग के बाद जो सेल आती है वो टेलिंग होती है, दोस्ती होती है, बातचीत। तो कम्युनिकेशन और बेटर कैसे जाएगा इसके ऊपर बात करेंगे। मीडियम मैंने बोला है आज की तारीख में कंटिन्यूअसली मीडियम शिफ्ट हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली मीडियम बदल रहे हैं। हम बहुत सारी बार चाहते हैं व्हाट्सएप से मैसेज पसंद करते हैं, बहुत सारी बार हम ईमेल देखते हैं, बहुत सारी बार हम हो सकता है मैसेज के कम्युनिकेशन को यूट्यूब पे देख रहे हो। तो कंटिन्यूअसली नए इंफॉर्मेशन के मीडियम्स बदलते जा रहे हैं। अब चैट जीपीटी आ गई है, लोग चैट जीपीटी को भी यूज कर रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छे से यूज कर रहा हूँ। कुछ मैजिक दिखाऊंगा आगे की क्लासेस में कि चैट जीपीटी हमारे प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए वरदान है। कैसे यूज करेंगे हमारे कम्युनिकेशन में। ऑडियंस प्रेफरेंसेस, मीडियम को किस मीडियम में ऑडियंस सुनना चाहता है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें हो सकता है कि मेरे ऑडियंस को रेगुलर एक मैसेजिंग होनी चाहिए, इस इस मीडियम के ऊपर होनी चाहिए, यानी ईमेल पे, व्हाट्सएप पे वो। और कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे, अगर कम्युनिकेशन बेटर रखना है, बनाए रखना है, तो लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखना है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा इन सब्जेक्ट के अभी, क्योंकि जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैसेज बना के भी देखेंगे। एक शॉर्ट मैसेज कैसे बनाएंगे डिलीवरी का, वो कितना इम्पेक्टफुल हो सकता है। एक लीड को कवर करने का कैसा मैसेज होता है, वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है, वो बनाना सीखेंगे। हमने इस सब्जेक्ट के ऊपर 2 हफ्ते पहले बात की थी। नाउ फर्स्ट सेशन में हम सिर्फ रिकेप कर रहे हैं ताकि आगे के लिए बिल्टअप कर पाए। तो हमने बोला था कि स्नाइपर मार्केटिंग और कीप इन टच हमारी इंडस्ट्री के लिए वरदान स्ट्रेटेजी है। हमारी इंडस्ट्री को टीवी पे एड चलाने की जरूरत नहीं है, हमारी इंडस्ट्री को बड़े बड़े अखबार में एड देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारी इंडस्ट्री को रेडियो में एड देने की कतई जरूरत नहीं। हमारा इंडस्ट्री को तो बिल्कुल स्नाइपर की तरह, स्नाइपर यानी वो बंदा जो भीड़ में अपने टारगेट को जानता है, गोली चलाता है, गोली लग जाती है। स्नाइपर की ताकत बताता हूँ, ट्रम्प चुनाव जीत गए स्नाइपर के ताकत बल पे। मतलब बताओ भाई साहब, एक बिल्डिंग में स्नाइपर एक गोली चलाता है, ट्रम्प के कान को छूते हुए निकल जाती, खून निकलता है, माहौल बनता है, मोमेंटम बदलता है। ट्रम्प साहब पी वापस से प्रेसिडेंट बन गए, माहौल तो था ही, माहौल और गर्म हो गया। तो बहुत सारी बार स्नाइपर किस लेवल तक डीप मार्केटिंग करता है, आप समझिए उसकी ताकत। अगर फिजिकली स्नाइपर ऐसा कर रहा है तो मार्केटिंग में कितना पावरफुल होता होगा। तो वाई स्नाइपर मार्केटिंग, जैसा मैंने समझाया, स्नाइपर मार्केटिंग बहुत सेगमेंटेड होती है, टारगेटेड होती है, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होती है। जब हम बिजनेस को स्केल करते हैं एज ए टीम, हम ओनरशिप लेके बैठे हुए बिजनेस बढ़ाने की, तो एज ए टीम जब हम बात करते हैं तो ऑडियंस को टारगेट कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं, प्रिसाइजली वही मैसेज देते हैं कि उसको सुनना है, देखना है, समझना है। और यह कैसे काम करेगी इसके ऊपर जाएंगे, पहले बेनिफिट्स बताता हूँ। सबसे बढ़िया चीज है इसकी कन्वर्जन रेट बहुत हाई होती है, क्योंकि हम हजारों लाखों की भीड़ को कैटर नहीं कर रहे हैं, टारगेटेड लोगों को कर रहे हैं। मैं कुछ जगह मिला हूं, देखा है, हमारे पास 1000, 1500, 2000 का डेटा होगा। हमारे एक मित्र है, उनके पास 3 लाख से ऊपर के मोबाइल नंबर से। कहाँ से आए, बोले सर रोज 200, 300, 400 लीड आती है। कहाँ से? इंडिया मार्ट। अब तो हमारा व्हाट्सएप ही हैंग हो जाता है। व्हाट्सएप में अच्छा कम्युनिकेट भी करना है, इंडिया मार्ट से लीड आ रही है तो रेस्पॉन्स भी करना है। 95% फेक लीड्स होती है, कम्युनिकेशन नहीं होता है, कंफ्यूजन बढ़ता गया, लोग बढ़ा है। नाउ ही स्टार्टेड टू चेंज हिज मार्केटिंग टू द स्नाइपर मार्केटिंग। बोले इतनी भीड़ में जाना क्यों है मुझे, इस तरह की रद्दी लीड्स पे काम क्यों करना है मुझे। तो ही स्टार्टेड वेरी वेल
कि हाई कन्वर्जन रेट्स कैसे मैं स्नाइपर मार्केटिंग से बेनिफिट में लूँ। कॉस्ट इफेक्टिव होती है क्योंकि मेरा खर्चा बहुत लिमिटेड है उस जगह, बहुत कंट्रोल्ड एक्सपेंस पे काम कर पाऊंगा। टारगेटेड मैसेजिंग है तो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होगा वन टू वन जिस भी पर्सन से मुझे बात करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका आरओआई बहुत प्यारा होता है, बहुत पावरफुल होता है। जनरली लोग गलती कर जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, दूसरी तरह के मार्केटिंग अप्रोच में करने के बाद, पैसा बर्न करने के बाद बोलते हैं सर मजा नहीं आया। मैं कतई नहीं बोलूंगा। इवन आई हैव अनदर कंपनी, जो मेरी कंपनी है सिस्टर कंसर्न कंपनी, उसमें 100 लोगों की डिजिटल मार्केटिंग टीम है। बट जब कोई मेरे दोस्त प्रिंटर बोलते हैं यार मैं फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहा हूँ, बोलता हूँ भाई साहब क्यों करनी है खर्चा, जब हमको क्लियर ही नहीं है क्या करना है। तो हमको एक क्लियरिटी नहीं है तो हम गलत कर जाएंगे। कस्टमर इंगेजमेंट बहुत प्यारा होता है स्नैपर मार्केटिंग से, बहुत टारगेटेड होता है, कम्युनिकेशन में आता है। और अंडरस्टैंडिंग होती है ऑडियंस की बहुत क्लियर कि कौन क्लाइंट है, उसकी नीड क्या है। मैं बहुत सिंपली समझाता हूँ, अगर मैं फार्मा को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं फार्मा से रिलेटेड बात करूंगा, एफएमसीजी से बात करूँ तो एफएमसीजी से रिलेटेड बात करूंगा। तो मेरा कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगा और बहुत सीधा होगा। तो दिस विल बी ए बेनिफिट, बिग बेनिफिट टू द मार्केटिंग, एंड रिजल्ट बहुत फास्ट होते हैं, बड़े तेजी से रिजल्ट आते हैं। मैंने बात की थी गोल्ड माइन के ऊपर कि हमारे इंडस्ट्री में, हमारे फोन में गोल्ड माइन है। आई एम जस्ट डूइंग रिकेप। जो नए लोग हैं जस्ट बी पेशेंट, क्योंकि रिकेप में भी बहुत सारी चीजें दोबारा से रिपीट होंगी, डीप में इम्प्लीमेंटेबल होंगी। तो इम्प्लीमेंटेशन पे मैं आगे जाने वाला हूँ। तो गोल्ड माइन मेरे फोन में है, मैंने बोला था। और वो गोल्ड माइन क्या है, मेरे पास कॉन्टेक्ट की लिस्ट है। मेरे कॉन्टेक्ट मेरे गोल्ड माइन है। 2 से 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार कॉन्टेक्ट आपके फोन में है। मैं प्रॉमिस करता हूँ जैसा मैंने किया आप उतनी भी नकल कर दीजिए, गेम चेंज हो जाएगा। मैंने तो मेरे बिजनेस में चेंज किया, और मेरे पास ऐसे कम से कम 15 केस स्टडीज हैं, प्रिंटर्स दोस्त हैं जिनको ये इम्प्लीमेंट करवाया है। मैं बात करूँ कि ये इफेक्टिवली काम करता है और बहुत पावरफुली काम करता है। करना क्या है, हमारे नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट चेक करना है, हमारे फोन में कितने कॉन्टेक्ट है, 1000, 1500, 2000, 3000। उनको हमको सेगमेंट करना है। प्रोस्पेक्ट कौन है, सस्पेक्ट कौन है, क्लाइंट कौन है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है फ्रेंड्स, वो है फैमिली। तो क्लाइंट्स, प्रोस्पेक्ट, सस्पेक्ट, फ्रेंड्स, फैमिली सबको सेग्रीगेट कर लूंगा। सेग्रीगेट कर लूंगा तो मुझे क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे किस किस को कब कब किस किस तरीके से कम्युनिकेशन देना है। क्लाइंट्स को कम्युनिकेशन अलग जाएगा, प्रोस्पेक्ट्स को अलग जाएगा, फ्रेंड्स को अलग जाएगा, फैमिली को अलग जाएगा। हम में से बहुत सारे लोगों के क्लाइंट्स सिर्फ ईमेल देखते हैं, पर 95% प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनके कस्टमर भी व्हाट्सएप देखते हैं, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग ऑन व्हाट्सएप। तो आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे। दूसरा मैंने रिपीट किया था, जिसको मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, कीप इन टच। कीप इन टच बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है, एंड आई एम डूइंग कंटिन्यूसली, भले ही किसी भी रूप में कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कंटिन्यूस कीप इन टच करने से मेरी लॉयल्टी बूस्ट हुई है, कस्टमर्स की लॉयल्टी बूस्ट हुई है, रिलेशनशिप बहुत डीप में गई है, स्ट्रॉन्ग बनी है, पावरफुल बनी है। रिपीट बिजनेस मेरा बहुत हेल्पफुल हो गया है, जहाँ पे हम रिपीट बिजनेस को इंक्रीज कर पा रहे हैं, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है। बहुत सारे सवाल है मेरे पास आपके लिए। आपकी गूगल पे लोकेशन डली हुई है क्या? चैट में बताएं जरा मुझे कि क्या, यस नो लिखेंगे, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे। क्या आपकी गूगल लोकेशन है? आपके बिजनेस की, ऑफिस की, फैक्ट्री की कोई गूगल लोकेशन है? यस जी, नो, ओके, यस। मेरा अगला सवाल है, अगर गूगल लोकेशन है तो क्या उस पर रेटिंग डली हुई है? भाई मेरी गूगल लोकेशन है तो उस पर रेटिंग भी होनी चाहिए, एंड दैट रेटिंग विल शो द लॉयल्टी कि कस्टमर्स आए। हम बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जो हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे बंदे गेम खेल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसको सुधार देंगे। तो उसमें से एक पार्ट ये भी है। यस, हाउ टू डू रेटिंग मनीष भाई, वी विल शो यू। ये ट्रेनिंग के पार्ट में आएगा जब अपन करेंगे कि पहले तो गूगल लोकेशन को सही कैसे करना है, डिजिटल असेट कैसे बनानी है, गूगल लोकेशन पे हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसे डलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, गूगल लोकेशन में रेटिंग कैसे आती है और रेटिंग को बेहतर कैसे किया जा सकता है, ये सीखेंगे। आगे है, बिल्कुल मेरे मेमोरी में है,
और मेरे इस चैप्टर में आएगा आगे कीप इन टच के। तो हमने कीप इन टच के ऊपर बात की थी। कीप इन टच कैसे लॉयल्टी बूस्ट करेगा, रेगुलर अपडेट देंगे, ब्रांड आपका टॉप पे बना रहेगा। जब लगातार 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 मैं अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने बिजनेस को बता रहा हूँ, अपने बिजनेस के बारे में अवेयरनेस दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरा ब्रांड टॉप पे रहेगा। एनकरेज होते हैं लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट, रिलेशनशिप बढ़ती है क्लाइंट से, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। मैंने बिजनेस में कहीं कहीं ये भी पढ़ा है, लोग बोलते हैं कस्टमर के मुंह ज्यादा नहीं लगना भाई साहब, कस्टमर तल देता है। कस्टमर से ज्यादा दोस्ती नहीं रखना, कस्टमर बुरी तरह परेशान कर देता है। तो यही गड़बड़ हो जाती है बिजनेस। कस्टमर से डीप दोस्ती चाहिए, वही तो वो पावरफुल बंदा है जो आपके मार्केटिंग के और सेल्स के खर्चे को आधा करता है। बिकॉज ऑफ वो एक ऐसा रेफरल देता है, एक टेस्टिमोनियल देता है, एक पावरफुल बात बोलता है, और आपके मार्केटिंग के खर्चे आधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा एक्विजिशन कॉस्ट ही 50% जा रही बिजनेस। मैंने करके देखा जब मेरे कोच ने मुझे बोला। दिस इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट, जहाँ पे हमको उसको बेटर करना है, सर्व करना है, कनेक्शन बना के रखना है, और फीडबैक लेना है, रेफरल लेना है, और पर्सनलाइज इंटरेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। कीप इन टच से रिपीट बिजनेस बहुत बढ़ता है। हमारी इंडस्ट्री में तो 70%, 60%, 80% रिपीट बिजनेस भी होता है, कहीं कहीं तो 90% भी चल रहा है। जहाँ हम कॉमर्शियल कर रहे हैं वहां आप बोल सकते हो सर एक बार प्रिंटिंग करवाना आता है, फिर 2 साल तक नहीं आता, 100%। बट अगर हम उससे कीप इन टच रखते हैं तो उसकी फैमिली में प्रिंटिंग होती है। बट अगर हम कीप इन टच है तो उसके दोस्त को प्रिंटिंग लग रही है। तो सैकड़ों लोगों को कनेक्ट करता है अच्छी दोस्ती से, अच्छे रिलेशन से। इनकरेज होते हैं लोग, परचेजेस के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जैसा मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीप इन टच का। जहाँ पे कस्टमर अगर इन्फॉर्म्ड है, अनसर्टेनिटी घट रही है, कस्टमर खुश है, तो हम बहुत कुछ विन कर पाते हैं। तो हमारी इस स्ट्रेटेजी में कस्टमर विनिंग बहुत बड़ा चैप्टर रहने वाला है। मैंने क्विकली रिकेप किया था, एक बहुत बड़ा रिकेप बाकी है जो पिछली क्लासेस में हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं। तो आई एम डूइंग अगेन इन अ रिकेप ऑफ अ कंप्लीट एजुकेशन, रिपीट ऑफ दैट चैप्टर। वो क्या रहेगा? इम्प्लीमेंटेशन सब कैसे होगा। मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें समझा रहा हूँ, बहुत सारे डिस्कशंस कर रहा हूँ, लेकिन इनके इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे। ये सारी चीजें होंगी तभी रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा? तो हमने एक कोर्स शुरू किया है आज से, पीपीसी मास्टरी। एक्चुअली वी आर इन द पीपीसी मास्टरी कोर्स। पीपीसी मास्टरी कोर्स कितना पावरफुल है इसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। इसी कोर्स के डीप में सारे इम्प्लीमेंटेशन हम 1 बाय 1 करने वाले हैं। ये एक सिर्फ झलक थी छोटी सी, उस कोर्स का मात्र 2% हिस्सा था जो मैंने बताया था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राइट टीम बनाना, राइट गेम सेट करना। तो ये जो ट्रेनिंग है 4 पार्ट में चलेगी। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, पीपीसी कोड क्या है, इसमें से भी बहुत सारी चीजें रिपीट है, सो आई विल डू वेरी फास्ट। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और एक्शन प्लान क्या यूज करेंगे। ये ट्रेनिंग किन लोगों के लिए है? ये हमने बात की कि फॉरेक्स ग्रोथ हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम समय निकाल के बैठे हैं। बीच में एक स्पेशल गिफ्ट है जिसके बारे में बात करूंगा आपसे, उसमें एंजॉय करेंगे। मैं एक बहुत पावरफुल बात बोलने वाला हूँ, मेरे इंस्पिरेशन जो मुझे बार 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 इंस्पायर करती है। मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे, अधम चाकरी धन खेती धन धन व्यापार। बड़ा डीप थॉट था, बहुत बाद में समझ में आने लगा। जब मैं पढ़ाई करने के बाद उनके पास ये पूछने गया कि पिताजी अपन तो खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि मैं जन्म से किसान हूँ और आज भी किसान हूँ, आज भी खेती करता हूँ। वो पहले से खेती करते आ रहे थे, कोई पढ़े लिखे थे, तो उनसे एक बात पूछने गया कि मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं जॉब कर लूं या अपना बिजनेस, अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी चालू करूं। तो उन्होंने बोला कि तेरे पास दोनों, तेरे पास 3 ऑप्शन है, खेती तो है ही है, नौकरी भी है और व्यापार भी है। फिर उनने लाइन बोली जो मेरे को हिट कर गई और मेरे को उसी समय याद हो गई, याद करनी भी नहीं पड़ी। अधम चाकरी धन खेती धन धन व्यापार। इसको लोग इंडस्ट्री में अलग तरह से बोलते हैं, पर मेरे पिताजी की डेफिनेशन बता रहा हूँ जो मेरे लिए स्टिक कर गई। उनने बोला कि खेती बेटा अपन करते हैं, सबसे उत्तम है। लोग बोलते हैं भी उत्तम खेती उत्तम व्यापार, बट जॉब सबसे लिस्ट पे काउंट करूंगा। तो जॉब कर सकता है, जॉब भी अच्छा काम है, लेकिन उसको मैं अभी बोलूंगा कि तेरे लिए वो अच्छा नहीं है। उससे बढ़िया तो खेती कर ले, और उससे भी बेहतर कर व्यापार। हम सब लोग एक टीम के रूप में बैठे हैं। हम सब लोग
क्यों बिजनेस कर रहे हैं जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस को जाने बिना, समझे बिना, डीप में गए बिना हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते। तो मैं हमेशा 4 शब्दों में इसको बोलता हूँ, हम बिजनेस कर रहे हैं टू अचीव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी चाहिए, इफिशियंसी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए और स्केलेबिलिटी चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझे यही बोला कि अगर तू आज बीज बोएगा तो कल पेड़ बड़ा होगा, परिवार के 10 बच्चे भी व्यापार में जाएंगे, बड़ा काम हो जाएगा, काम आगे बढ़ जाएगा। इसी समय मैंने 5 बीघा से खेती शुरू की थी, आज 100 बीघा हुई है, ऐसे ही हुई है। देन आई गॉट कि यस, मुझे ये करना है। और जब करना है, आई स्टार्टेड इट। तो बहुत कुछ बदला। मेरा इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ, सो आई विल नॉट गिव इट इन अगेन। पीपीएफ फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई किया है, बहुत सारे सेशंस किए। मैं आपको एक काम की स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी स्टोरी है, मेरे मेरे बहुत नजदीक है। एक जंगल में एक राजा को इंटरेस्ट आया, एक राज्य के राजा को, कि जंगल में बहुत अच्छा एरिया है, वहां पे महल बनाते हैं। जब महल बनाने की बात हुई तो राज कारीगरों को बुलाया गया, जो जो वहाँ के इंजीनियर्स थे उनको बोला। उनने जगह आइडेंटिफाई की, बीच में एक मैदान खाली किया और आसपास के पेड़ों को काटना शुरू किया। जो कारीगरों की, मजदूरों की टीम लगी हुई थी, उसका काम था रोज सुबह जाना, पेड़ काटना, चीरना, फाड़ना, लट्ठे बनाना। तो पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा तो मशीनें नहीं होती थी, आरी पत्ता होता था या फिर खूंटे होते थे लकड़ी को चीरने के लिए। खूंटा ठोकते थे, लकड़ी चीरी जाती थी, खूंटा ठोकते थे, लकड़ी चीरी जाती थी। तो जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी, और बंदरों की टोली बहुत मस्तीखोर थी, मस्ती करती थी। तो बंदरों की टोली का एक काम था कि जब भी वो लोग खूंटा ठोक के लकड़ी चीरते, काटते, पीटते, वो देखते बड़े खुश होते। और जब दोपहर को 12 बजे, 1 बजे वो लोग विश्राम करने जाते, एक आध घंटे के लिए खाना खाने जाते, तो ये लोग वहां पे आके एक्टिंग करते, खेलते, कुछ ना कुछ करते। एक दिन सडनली ऐसा ही हुआ, एक बंदर थोड़ा मस्तीखोर था, उसने एक लट्ठे पे बैठा जिसपे 3 खूंटे गड़े हुए थे। वो लट्ठा थोड़ा खुला हुआ था, उस पे बैठ के खूंटे को हिलाना शुरू किया। खूंटे को जब हिलाना शुरू किया तो खूंटा खुल गया। उसको बड़ी खुशी हुई, बोले मैंने खोल दिया, उठा के दिखाया और मैंने खूंटा खोल दिया, वाह वाह वाह। उसकी पूंछ उस दरार में आ गई, लेकिन अभी खूंटा खोला था, दरार खुली हुई थी, तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो आगे उचका, दूसरा खूंटा भी खोल दिया, फिर उचका और तीसरा खूंटा भी हिलाया। और जैसे ही खूंटा खोला, लट्ठा पिचक चिपक गया। लट्ठा चिपका तो उसकी पूंछ उसमें दब गई, और बंदर बुरी तरह चिल्लाया। बंदर चिल्लाया, रखवाले आए, उन्होंने उसको मुक्त कराया, उसकी पूंछ डैमेज हो गई। कहीं ना कहीं हम प्रिंटर्स भी इसी तरह से फंसे हुए हैं, टक्ड हैं। हम फंसे हुए हैं ऑपरेशंस के बीच में, प्रोसेसेस के बीच में। और उसी रास्ते पे आज हम बात करने वाला है कि कैसे उस रास्ते को डिराइव करेंगे। मैंने प्रिंटिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए, पहले भी बात की है, क्विकली बात करूंगा ताकि हमको रजिस्टर हो जाए कि कितने नुकसान होते हैं। मैंने बोला था पहले भी, 78% ज्यादा कोटेशन टाइम से नहीं पहुंचते हैं, जिसपे हमने बात की थी अभी, और डिले होते हैं। गलती किसी की नहीं मानता, ना अपनी ना आपकी, किसी की नहीं। हमको बदलना है, इसलिए बिकॉज ऑफ हम बहुत सारे कामों में इंगेज हैं, बहुत सारी चीजें उलझी हुई है, तो नहीं दे पाते हैं। नहीं दे पाते हैं तो उसका वही, अगर अगेन मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करूँ 1.5 करोड़ का, तो मैं 5-7 करोड़ के बिजनेस पे खर्चा रोक के बैठा हुआ हूँ, आता हुआ बिजनेस रोक के बैठा हूँ जो टाइम से नहीं ले रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी लॉस हमारी इंडस्ट्री में 40% से ज्यादा है, ये ऑब्जर्व किया है। 20 साल से इंडस्ट्री में होने से, सैकड़ों ईआरपी इंप्लीमेंट करने के बाद ये लर्निंग आई है कि प्रोडक्टिविटी बहुत लॉस है। बंदा 9 बजे आता है, एक 10 बजे, 11 बजे मशीन चालू करता है। क्यों? शेड्यूल नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मटेरियल नहीं मिला, बहुत सारी स्टोरीज होती है उसके पास में। सुनेंगे, मजा आ जाएगा, हम सुनते हैं रोज। तो मिस कम्युनिकेशन होता है डिपार्टमेंट में, प्रोडक्टिविटी लॉस होती है। अगर आप 10 करोड़ के टर्नओवर पे भी ये प्रोडक्टिविटी लॉस कैलकुलेट करने के ना, तो 6 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का, जो हम प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करके बढ़ा सकते हैं। मतलब सीधा सीधा 16 करोड़, 20 करोड़ पे चले जाएगा बिजनेस। अनकंट्रोल्ड वेस्टेज और रिजेक्शन, हमारे पास रिजेक्शन मटेरियल पे बहुत सारा वेस्टेज होता है, फोकस नहीं होता है, फोकस नहीं कर पाते हैं। फास्ट करूंगा, अगर उस पर कैलकुलेट करूंगा तो 1-8 करोड़ का तो हमारा वेस्टेज इधर उधर में निपटा देते हैं। मैं बोलता हूँ चलो इसमें से 30 लाख बचा लेते हैं, 30 लाख अपने घर आ गए, यूरोप की एक ट्रिप हो जाएगी मस्त वाली, दिक्कत क्या है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी था। पर ये 10% का प्रॉफिट जो हम बोल रहे हैं होता ही है हमारी इंडस्ट्री में, उसको 3 पे लाते हैं, 4 पे लाते हैं, 5 पे लाते हैं। फिर बात करेंगे ह्यूज इन्वेंट्री लॉसेस। हमारे पास बहुत सारा डेड स्टॉक है, इन्वेंट्री फंसी हुई है, बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन के कारण बहुत सारी इन्वेंट्री आ जाती है। उसको अगर हम कंट्रोल करने गए तो हम 70-80 लाख रुपए फिर से बचा लेंगे, जो कि एक बड़ा लॉस है।
फिर अगर मैं बात करूंगा तो 67% जॉब डिले होते हैं, कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड होता है, फ्रस्ट्रेशन में होता है, बोलता है भाई साहब जॉब दे दो जॉब दे दो, किसी का मिल नहीं रहा है, कुछ चीजें नहीं मिल रही, तो शेड्यूलिंग गड़बड़ होने से बहुत सारे चैलेंजेस हैं, डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता है, ऑडिट्स फेल होते हैं। क्विकली बताऊंगा बहुत सारे चैलेंजेस। 60% से ज्यादा ऑडिट फेल हो जाते हैं पहली बार में ही। पर्सन डिपेंडेंट कंपनीज है, या तो मेरे ऊपर ओनर के ऊपर कंपनी डिपेंड कर रही है या फिर किसी बंदे पे डिपेंड कर रही है, टीम ओरिएंटेड नहीं है। तो ना वो बंदा छुट्टी पे जा सकता, ना मैं छुट्टी पे जा सकता हूँ, सिस्टम हिल जाता है। जो वाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन हम नहीं करते, चाहे हम कंपनी में मैनेजर हो चाहे हम ओनर हो, हमारा एक सपना है टॉप लेवल पे कि जॉब वाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन मिले, कितना धंधा आ रहा है, पढ़ता जी, पढ़ता बोलते हैं, पिड़ला जी वाली रिपोर्ट पढ़ता, वो हमको मिलती रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, नहीं बन पा रही है। पुअर डिसीजन मेकिंग, एमआईएस बीआई डैशबोर्ड नहीं है, राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग महंगे हो गए, लेबर नहीं मिल रही है, मशीनरी महंगी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये भी एक चैलेंज है। हमने ऐसे 60 से ज्यादा चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, और भी हैं, मतलब 60 तो ऐसे जो मैंने लिस्ट आउट कर रखे हैं, पर मैं उन पर बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि एक्सपर्ट बोलते हैं 95% प्रिंटर से ज्यादा प्रिंटर इस पे मिस्टेक कर रहे हैं, कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, और मैं बात करूंगा उसको सुधार कैसे सकते हैं। बट मैंने बोला था हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, पिछली बार मैंने जब बात की थी 8 से 17% तक की हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ है। तो इस ग्रोथ में हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे विन करेंगे, इसको समझना है। और ग्रो कौन करेगा? जो आज चेंज करने की, एडेप्टेशन की शुरुआत कर रहा है। तो इस ट्रेनिंग में हम वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ बदलने वाले हैं, आज से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे उस पर आऊंगा, और वहीं से हमारी मार्केटिंग, सेल्स, सब कुछ बदलने वाला है। वो डीप में जाऊंगा यहाँ से। हम बिजनेस कर रहे हैं चार चीजों के लिए: प्रॉफिटेबिलिटी, इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी और स्केलेबिलिटी। और 100% प्रिंट प्रोसेस ऑटोमेशन अगर करते हैं तो डेफिनेटली ये चारों चीजें मिलने वाली है। कैसे? 8 स्टेप्स पे बात करेंगे पीपीसी की, पीपीसी को समझेंगे, पीपीसी है क्या, रियल कोड कैसे और कैसे काम करेगा। टुडे आई एम जस्ट 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 मेकिंग माइंड, काफी दिनों के, इसलिए वापस ऊपर चढ़ रहे हैं, मोमेंटम बना रहे हैं। पीपीसी है क्या, चलो समझते हैं पीपीसी है क्या। मेरा एक सवाल है एडर वर्ड के बारे में, मैंने पहले पूछा होगा, जिन लोगों को पता होगा ठीक है, जिनको नहीं पता है बताएं जरा चैट पे, एडर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडर? क्या आप चैट में बता सकते हैं मुझे? यस, आई एम जस्ट वेटिंग इन द चैट बॉक्स। क्या कोई बता सकता है एडर मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेट करेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे इसको। बड़ा ट्रिकी सवाल है, जिनको पता है वो जस्ट वेट करें, कुछ नए लोग डालें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडर? एडर का मीनिंग क्या होता है? यस, समथिंग यू कैन ऐड इन यू रेगुलरली। यस मनीष भाई, जयवर्धन, यस, वन हु ऐड न्यू स्टाफ, ग्रेट, एग्री, थैंक यू। सो एडर बड़ी अजीब चीज है ये थोड़ी सरप्राइजिंग है, तो ग्रेट। तो एडर जो है ना, एक पॉइजनस स्नेक होता है, छोटा सा, जो 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 डस लेता है तो आदमी मर जाता है। तो शब्दों के मीनिंग बड़े डीप होते हैं, कभी कभार हम परसीव करते हैं लेकिन गलत लैंड कर जाते हैं। शब्दों की ताकत को समझेंगे। एक पावर प्रिंसिपल दे रहा हूं, बड़ा डीप है, बार बार इस पे बात की हमने, इसको सुधारते हैं कि इफ वन डजंट अंडरस्टैंड द वर्ड फुली, यदि वो वर्ड को पूरी तरह से नहीं समझता है ढंग से, तो वन विल हैव सम कंफ्यूजन अबाउट दैट एरिया। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अभी हुए, क्योंकि हमने वर्ड को नहीं जाना। बहुत सारी बार वर्ड एक ही होता है लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होते हैं, तो गेम बदल जाता है। when we have in confusion we won't be able to see behind, और बेस्ट क्या हो सकता है उसमें से, वो नहीं देख पाते। ठीक है, तो वी विल लर्न इट। कैसे होगा? जैसे ब्रेन और माइंड में एक डिफरेंस होता है, क्योंकि आज हम डीप में नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे वर्ड आते हैं, मैं समझाते जाऊंगा। माइंड जो है एक प्रोग्राम है, मन जिसको हम बोलते हैं, ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है। कितना बड़ा डिफरेंस है। पर हम बोलते समय बोल देते तेरा दिमाग कहाँ है, तेरा मन कहाँ है, दोनों मिक्स कर देते हैं। बट एक्चुअली अगर देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस है, और बड़ा डिफरेंस है। ब्रेन इज ए फिजिकल ऑर्गन, माइंड इज ए प्रोग्राम। मन जो हमारे ब्रेन में कहीं एग्जिस्ट करता है, न्यूरॉन्स के अंदर एक लॉजिक के रूप में। डायरेक्टर ओनर, डायरेक्टर वो बंदा है जो डायरेक्शन देता है, ओनर जो ओनरशिप लेता है।
बहुत सारी जगह डायरेक्टर ओनर एक ही होते हैं, बहुत सारी जगह दोनों अलग अलग होते हैं। बट व्हेन द डायरेक्टर कम्स इन द पिक्चर, ही इज अ पर्सन जो डायरेक्शन देने की कैपेबिलिटी रखता है। ओनर एक बंदा भी हो सकता है, मालिक भी हो सकता है, जो ओनरशिप ले रहा है। लीडर, लीड करने वाला, और बॉस, बॉस हम जानते हैं सिर्फ आदेश देगा, करेगा कुछ नहीं। लीडर, लीडर वो होगा जो लीड करेगा, करके बताएगा। ये डेफिनेशन हमने समझी। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में से है टीम मेंबर एंड एम्प्लॉय। मेरी टीम में आज कहीं भी एम्प्लॉय वर्ड यूज नहीं होता, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि टीम मेंबर को क्या काम देना है एम्प्लॉय। जब मैं टीम मेंबर की बात करता हूं तो टीम आपके लिए तैयार हो जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए, प्रॉफिट के लिए काम कर रही होती है, जहां उसका खुद का भी ग्रोथ होना, खुद का भी उद्धार होना। एम्प्लॉय घड़ी देख के आएगा, घड़ी देख के चले जाएगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा काम हो गया, उसके बाद दूसरे का भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। एक और वर्ड है कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन। मैंने बोला था हमारे पास एक गोल्ड माइन है, उस गोल्ड माइन में कॉन्टेक्ट हैं बहुत सारे, पर कनेक्शन 15-20 ही होंगे। कैसे? कनेक्शन वो लोग हैं जिनसे आपकी बात हो रही है, रेगुलरली टच पे हैं, कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है, हफ्ते 15 दिन, 2 महीने, 1 महीने में यारी दोस्ती हो रही है, प्यार मोहब्बत हो रही है, कनेक्शन है। बट कॉन्टेक्ट, फोन में तो 3000 कॉन्टेक्ट है। बट क्या हो अगर फोन में मेरे पास 100 कॉन्टेक्ट हो, 200 कॉन्टेक्ट हो, 300 कॉन्टेक्ट हो जो मेरे प्रोस्पेक्ट्स के, और वो प्रोस्पेक्ट्स के कॉन्टेक्ट कनेक्शन में बदल जाएं, मेरे को बूस्ट करेंगे चैट में, चैट में थोड़ा सा फीडबैक देंगे इस बात के ऊपर। क्या है, बात बड़ी ओपनिंग वाली नहीं है, कि क्या हो अगर मेरे फोन में जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो कॉन्टेक्ट्स कनेक्शन में बदल जाएं, यानी जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो टूटे हुए हैं, जो दूर हैं, कहीं कनेक्शन में नहीं है, वो कॉन्टेक्ट्स कनेक्शन में कन्वर्ट हो जाएं। यू कैन गिव योर फीडबैक इन चैट बॉक्स टू बूस्ट मी कि हाँ ये बहुत पावरफुल बात है। यस, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। यस, 4x ग्रोथ हो जाएगी। यस बॉस, 100% 4x ग्रोथ होगी। आई अप्रिशिएट दिस। एंड व्हाट इज द पीपीसी? बहुत सारी बार हम कंफ्यूज होते हैं, पीपीसी पीपीसी पीपीसी। मैं कंटिन्यूस इस चीज के लिए अवेयरनेस पे लेके आ रहा हूँ कि पीपीसी एक बंदा नहीं होता है, पीपीसी एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है। बहुत सारे लोग बंदे को पीपीसी बोल देते हैं, बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर को पीपीसी बोल देते हैं। हमारे एक मित्र हैं जो ऐसी कहानी कर देते हैं, वो बोल देते हैं मेरा सॉफ्टवेयर पीपीसी करता है, यही पीपीसी है। एक और बहुत दिग्गज कोच है इंडस्ट्री में जो बोलते हैं सीआरएम रख लो, सीआरएम हो जाएगा। सीआरएम बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है भाई साहब, मैं रोज समझा रहा हूँ। सीआरएम के 3 मीनिंग है। यस, पीपीसी इज अ प्रोसेस सिस्टम, राइट। सीआरएम के 3 मीनिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, और कस्टमर रिलेशनशिप। तीसरा क्या होना चाहिए? कस्टमर रिलेशनशिप। अंदाजा लगाओ क्या होना चाहिए कस्टमर रिलेशनशिप सीआरएम के अंदर? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप, मार्केटिंग। बट द गेम इज, लोग बंदे को सीआरएम बोलते हैं, जो कोच हैं वो सिखाते हैं कि एक सीआरएम रख लो। तो मैं शुरू में कंफ्यूज हो गया कि सीआरएम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं रख लो, या सीआरएम ये बंदे की बात कर रहे हैं रख लो, या मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट है। बाद में मैंने समझा कि वो जिसको सीआरएम बोलते हैं एक पर्सन है जिसको सीआरएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसलिए उसको सीआरएम बोला गया। माय गॉड। कॉन्टेक्ट कन्वर्जन is actual implementation having data in your hand, not just having and being happy. Yes मनीष भाई, परफेक्ट। तो जब मैं सीआरएम की बात करता हूँ, वर्ड बड़ा कंफ्यूज कर जाता है, बट एक्चुअली सीआरएम तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। बट अगर हम पर्सन को सीआरएम बोल देंगे तो हमने लिमिटेशन कर दी, खुद ही लिमिट कर दिया, मैनेजर बना दिया तो भी लिमिट कर दिया। सिस्टम की बात करते हैं तो ऐसे ही पीपीसी अकेला बंदा एक सॉफ्टवेयर नहीं है, पीपीसी एक डिपार्टमेंट है जो कंट्रोल भी करता है, कोऑर्डिनेशन भी करता है। कितनी पावरफुल बात है। पीपीसी डिपार्टमेंट कैन ट्रांसफॉर्म एंटायर बिजनेस, एनेबलिंग फास्टर ग्रोथ इन द कम्पिटिटिव मार्केट एंड इंक्रीज द प्रॉफिट्स। मैं पिछले 3-4 साल से इस पे कंटिन्यूस एजुकेशन अवेयरनेस पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो कंटिन्यूस इवॉल्व होता गया। आज भी इवॉल्व कर रहा हूँ। पीपीसी की फॉर्म 2 तरह से यूज होती है, हमने पिछली बार पढ़ी थी, समझी थी, आइडेंटिफाई की थी। अब इम्प्लीमेंटेशन में ले जाएंगे तो रिवाइज कर रहे हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन दोनों सही है।
हम में से बहुत सारे दोस्तों को ये पता होगा कि ये आया कहाँ से था वर्ड, इसकी हिस्ट्री क्या है पीपीसी की। तो पीपीसी वर्ड आया था इंडस्ट्री 1.0 के बाद। अब आप बोल सकते हो भाई साहब इंडस्ट्री 1.0 क्या भला है। तो शुरू शुरू में मेरे साथ बड़ी कहानी हुई जब मैं बिजनेस में कुछ करने लगा 8-10 साल बाद। लोग बोल रहे इंडस्ट्री 3.0 चल रहा है, 4.0 चल रहा है। ये क्या बीमारी है, ये क्या होता है। फिर थोड़ा पढ़ा, किताबें पढ़ी, गूगल गूगल में गया तो पता चला कि अच्छा, जिसको मैं इंडस्ट्री में हिस्ट्री में पढ़ता था, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, बायो का भी हूँ, तो हिस्ट्री में पढ़ता था औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो था भाई साहब 1.0 जो यूरोप में हुआ था। यानी हमारे यहाँ हथकरघा थे, हाथों से लोग काम करते थे, लोग मशीनें बनाने लग गए, 1.0 हो गया। जब प्रोडक्शन बनने लगा बहुत तगड़ा, तो बहुत तेजी से फैलने लगा, और जब फैलने लगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल वर्ड आया। अच्छा, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक बहुत प्यारी स्टोरी याद आती है। वैसे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट आपको एक अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब ने ऑर्गेनिक फूड का नाम सुना होगा, हम सब लोग जानते हैं। मेरे बड़े भैया को ऑर्गेनिक खेती में पद्मश्री मिला है, और ये स्टोरी उन्होंने सत्यमेव जयते के मंच पे आमिर खान को सुनाई है कि ये सत्य क्या था। और वहां पे उनके साथ में जाने माने एक डॉक्टर थे जिन्होंने ये स्टोरी समझाई थी कि कैसे हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे हथियार बच गए, गोला बारूद बच गया, और बहुत सारा ऐसा केमिकल बच गया जिसको खपाने के लिए, जिसको कंपोज जो बच गया उसको कहीं खपत करनी थी, अमोनिया जिससे बम बनाए जाते हैं, विस्फोटक बनाए जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए प्लानिंग हुई। तो उन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्टों को बुलाया कि यार इसका कुछ करो। उन्होंने कुछ फॉर्मूले लगाए और डीएपी नाम की एक चीज बनाई, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसको फसल में डालते ऐसी बढ़ती है यूरिया के बाद में। और जैसे वो पावरफुल बढ़ती है डाई अमोनियम फास्फेट से, तो प्रोडक्शन डबल होने लग गया। तो उनने देखा कि सबसे बढ़िया मार्केट कौन सा, तो हमारे यहाँ पे वैसे ही भूखे मरने वाली एक कहानी बना रखी थी लोगों ने कि हम तो भूखे मर रहे हैं। तो बोले इंडिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर है, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। तो उन यूरोपियन कंट्रीज ने डीएपी बनाया और भारत में डंप किया। यहां से हमको हरित क्रांति नाम का वर्ड दिया गया, और उस हरित क्रांति का परिणाम यह हुआ कि एक कैंसर ट्रेन चलती है पंजाब से भरतपुर राजस्थान के लिए। आप गूगल करिए इस बात को, कैंसर ट्रेन नाम से। पंजाब के उस एरिया में भयंकर केमिकल पेस्टिसाइड खाद का उपयोग होता है, वहां से कैंसर ट्रेन चलती है भरतपुर के हॉस्पिटल के लिए, और लोग उसमें वही होते हैं जिनको ये हो गया। सैड स्टोरी थी। मतलब हम सब लोग चौंक गए जब ये सुना उनके मुंह से कि केमिकल को डंप करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फिट करने के लिए हमारे ऊपर ये प्रयोग किया गया और हम उसमें सबसे ज्यादा फंसे। और ऐसा ही एक एरिया केरल में भी है, जहां पे काजू के खेतों पे यानी पेड़ों पे हेलीकॉप्टर से स्प्रे होता है मेलाथियन का। और वहां पे पिछले 30 साल से बच्चे लूले लंगड़े, एक आंख एक कान एक नाक वाले पैदा, नाक तो एक ही होती है पर गड़बड़ टेढ़ी नाक वाले, एक कान एक आंख वाले, एक हाथ वाले पैदा हो रहे हैं। मैंने स्टोरी हट के बता दी, बट था फंडा कंट्रोल का, तो वहां कंट्रोल करके हमारे यहाँ डाल दिया। तो इंडस्ट्री 2.0 से कंट्रोल वर्ड आया, यानी प्रोडक्शन जब बहुत ज्यादा होने लग गया, कंट्रोल करो, प्रोडक्शन प्लानिंग करो। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट आया 3.0 में। बट हमारी इंडस्ट्री में कंट्रोल की जरूरत नहीं थी। हमारी इंडस्ट्री में वर्ड आया फार्मा से, एफएमसीजी से, जहाँ पे वो लोग कंट्रोल करते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। हम तो डिमांड पे बना रहे हैं भाई साहब। हमको तो ये बोला गया है तेरे को 10,000 छापने, 10,000 छाप रहा हूँ, 1 लाख छापने 1,000 छाप रहा हूँ, 20,000 बनाने 20,000 डब्बी बना रहा हूँ। तो हमको कंट्रोल क्या करना था, बट हमारे यहाँ पे वर्ड आ गया। आ गया तो हमने मिसअंडरस्टैंड किया। हमारे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन के रूप में आना था, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, दिस इज द मॉडर्न वर्ड, जहाँ पे हम एम्फेसाइज करते हैं सीमलेस कोलिब्रेशन और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड प्रोसेसेस। कभी कभी कंट्रोल भी लगता है जब हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है, पर प्रोडक्शन को तो मैनेज करना है, सिंक करना है, कोऑर्डिनेट करना है। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप लोगों ने इमेज देखी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों तरफ मोशन हो रहा है, दोनों मूविंग दिख रहे हैं, बट मोशन एक ही तरफ जा रहा है, गति एक ही जगह मिलेगी, जिनके डायरेक्शन एक तरफ है। साइकिल के पेडल दोनों घुमा रहे हैं, लेकिन वो एक ही जगह खड़े होंगे। वाई? बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन
एंड द कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट। मैं वापस से स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ में, क्योंकि मेरे को एक छोटा सा वीडियो दिखाना है आपको, और उस वीडियो में साउंड है, 1 मिनट का वीडियो है। इंटरेस्टिंगली देखेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे और फील करेंगे हमारे कोऑर्डिनेशन को। आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं आने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक क्विक, चलो। जल्दी, ठीक रखो, क्विक क्विक, चलो 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 जल्दी। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। आप जी सर क्या बोल रहे हैं? अब दादा इन लोग ऐसे ही भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? कब नहीं समझेगा, करता रहेगा। वापस वापस लेके जाओ। एक मिनट, हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। समझ गए? लाइन फॉर्मेशन अभी। समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता, काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन थे हमारे लिए। वन इज, तो हमारी टीम के बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऐसी यूनिटी चाहिए, ऐसा गेम चाहिए अगर गेम बदलना है। मैं एक बहुत प्यारी बुक पढ़ रहा हूँ अभी, यू विल बी अमेज्ड विद दैट बुक। दैट बुक नेम इज बिजनेस इज लव, व्हेन बिजनेस इज लव। आप शायद अब देख पा रहे होंगे इसको, बहुत प्यारी बुक है। और इसका जो जो राइटर है, ऑथर है, वो बिजनेस ओनर है, और वो बेड बनाता है, गद्दे, ठीक है? जेन राइडे नाम है, बेड बनाता है। व्हेन बिजनेस इज बुक लव इसका नाम है। मैं बताऊंगा जब मैं इसके कुछ बड़े स्क्रीनशॉट्स भी भेजूंगा आप लोगों को। इंटरेस्टिंग चीज क्या पता है, ये बंदा 10-20 हजार रुपए का गद्दा नहीं बनाता है, 10 लाख रुपए का गद्दा बनाता है, 1 करोड़ रुपए का गद्दा बनाता है, और दबा के पैसा कमा रहा है। और ये लव की तरह बिजनेस को कर रहा है, प्यार कर रहा है अपनी टीम को, अपने बिजनेस को, सब चीजों को। हमको हमारे बिजनेस से बहुत प्यार है, लिटरली आई लव माय बिजनेस अलॉट। इसलिए तो मैं कूदा हूं, चलो ट्रेनिंग करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, चलो सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ करते हैं। वाई? बिकॉज द बिजनेस इज लव। जब बिजनेस ही लव है, बिजनेस ही प्यार है, तो ये कोऑर्डिनेशन एक गेम है जो मुझे बिठाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा। तो पीपीसी है क्या, यहाँ से थोड़ा डीप में जाएंगे, क्योंकि जो मार्केटिंग था ना, वो इस पीपीसी का एक पहिया बस है, जिसके बारे में हमको सीखना, समझना, जानना। तो हमारा डीप सब्जेक्ट है पीपीसी। मार्केटिंग का एक चैप्टर करेंगे, फिर दूसरा एक करेंगे, एक एक चैप्टर दमदार है। तो कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो ये मोटे तौर पे हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। हालांकि बड़ी प्रेस में और डिपार्टमेंट्स बढ़ जाते हैं, छोटी प्रेस में ये डिपार्टमेंट्स कम हो जाते हैं, बट आइडियली इतने होने चाहिए: मार्केटिंग इन सेल्स, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, स्टोर इन्वेंटरीज, डिस्पैच इनवॉइसिंग, रिपोर्टिंग, फोरकास्टिंग। मिनिमम इतने होने चाहिए। बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, डिपेंड ऑन द बिजनेस। हर बिजनेस का अपना अपना नेचर है, हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो जब मैं पीपीसी की बात करता हूँ, तो इसके बेनिफिट्स बड़े जबरदस्त है। वहां से शुरू करेंगे। लीड टाइम और टाइमली डिलीवरी रिड्यूस हो जाता है। जो मैंने 55-60 चैलेंजेस बताया ना, उसमें से 70% 80% इससे खत्म हो जाता है। लास्ट आवर रश जो होता है हमारा, वो खत्म हो जाता है। बोटल नेक्स और एरर्स जो हमारे फ्लोर पे आ रही है, वो कंट्रोल हो जाती है। कॉस्ट रिडक्शन होता है, क्योंकि हमारा आज की तारीख में वेस्टेज में प्रॉफिट छिपा हुआ है। रिसोर्स ऑप्टिमाइज होते हैं, प्रोडक्टिविटी इनहांस होती है, प्लांट की एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है।
वर्कर बेनिफिट यानी जो लोग काम कर रहे हैं, टीम काम कर रही है, उनके बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं और वो काम करने के लिए, रिटर्न करने के लिए आपके साथ जुड़े रहते हैं। वेस्टेज रिड्यूस होते हैं, इन्वेंट्री का कंट्रोल बेटर होता है, कॉस्ट मेरी कम हो जाती है इन्वेंट्री से, प्रोडक्टिविटी इफिशियंसी बढ़ती है। जो अल्टीमेट गोल है मेरे बिजनेस का कि मुझे तो 4 चीजें चाहिए, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, इफिशियंसी और स्केलेबिलिटी। ये 4 चीजें मिल जाए, बिजनेस इज माय लव। तो ये चारों चीजें प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी के साथ मिल जाए तो मजा आ जाए। तो पीपीसी इन सारी समस्याओं को समाप्त करते हुए 4 चीजें देने की ताकत रखती है। अब पीपीसी डिपार्टमेंट कैसे बनेगा, पीपीसी डिपार्टमेंट में डीप में काम कैसे करेंगे, ये तो एक पूरी नई स्टोरी है। इसको हम ध्यान से दोबारा समझेंगे और शुरुआत करेंगे। मैंने इसके ऊपर एक बुक लिखी है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी है। देखिए, वी विल डिस्कस इट। यू कैन आस्क मी टू सेंड दिस बुक, वी विल पर्सनली सेंड यू एज अ गिफ्ट। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कागज पेन पे। जिन दोस्तों ने, जिनने पहले किया था वो एक्सरसाइज फिर से करेंगे कि पिछली बार में इस बार में क्या इम्प्रूवमेंट आया है, और जिनने नहीं किया है वो पहली बार करेंगे। एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, फटाफट अपने मोबाइल पे करेंगे। एक ऐसा पहिया बनाएंगे, उसमें 8 खांचे बना लेंगे, 8 खांचे, 7 खांचे, 6 खांचे। बहुत सिंपल है ऐसा बनाना। तो हम एक छोटा सा ऐसा एक पहिया बनाएंगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज, क्योंकि रिमाइंड करेगी कि हम कहाँ खड़े हैं, आज हम कहाँ खड़े हैं। ये हमको वापस याद दिलाएगी कि वेयर वी आर टुडे, और यहाँ से आगे कैसे जाना। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, 2 मिनट की एक्सरसाइज है। एक पहिया बना लेंगे, उस पर ऐसे आरे बना लेंगे, स्पोक्स। स्पोक्स बनाने के बाद हमको क्या करना है, उस पहिए में इस तरह एक सिंगल कलर से करना है, तरंग बिरंगा नहीं करना है। मैं थोड़ा पेंटर टाइप का आदमी हूँ तो मैं कर लेता हूँ, बट हमको हर डिपार्टमेंट का नाम लिख लेना है जो डिपार्टमेंट अभी हमारे पास है। चाहे हम देख रहे हो दोनों डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट, या कोई बंदा देख रहा हो, उस डिपार्टमेंट में हम कितने स्ट्रोंग हैं, उस डिपार्टमेंट में हम कितने स्ट्रोंग है वाले। चाहे भाई ये एक्सरसाइज करनी है, यहाँ से हमारा गेम शुरू होगा। यानी मार्केटिंग सेल्स में तो मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ तो मैं ज्यादा कलर भर लूंगा। प्रोडक्शन में हम बहुत स्ट्रोंग है तो ज्यादा कलर भर लेंगे। या प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में हमारे यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है तो हम वहाँ कम करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल हमारा कम है। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग बहुत अच्छी है। स्टोर इन्वेंट्री मेरा कंट्रोल्ड है लेकिन 50% है तो मैं इतना ही कलर भरूंगा। डिस्पैच मेरा बहुत वीक है तो मैं कम कलर भरूंगा। रिपोर्टिंग मेरे पास सबसे घटिया है, नहीं भरूंगा, कम भरूंगा या ज्यादा भर दूंगा। तो किस डिपार्टमेंट में मैं आज क्या परफॉर्म कर रहा हूं, ऐसा हमको कलर भरना है अपने पास, अपने एक शीट में। सिर्फ ये जानने के लिए आज कि हमको इन डिपार्टमेंट्स में क्या क्या ऑपरेशंस करने हैं, कैसे इंप्रूव करना है, कैसे चेंज करना है, और कैसे बदलाव करना है, और क्या बदलाव करना है। क्योंकि हम तभी तो जाएंगे डिपार्टमेंट वाइज अंदर 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 रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी में, तभी तो हर एक का केआरए बनाना सीखेंगे, और तभी तो हर एक को हम रोल, अकाउंटेबिलिटी सब कुछ असाइन कर पाएंगे। बहुत छोटी शुरुआत करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मेरे को कोई जल्दी नहीं कोर्स खत्म करने की, और आपको भी कोई जल्दी नहीं है भाग के जाने की, क्योंकि हम जितने डीप में जाएंगे उतना रिजल्ट आएगा। तो फटाफट ये एक्सरसाइज करनी है, और ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको मेरे नंबर पे तुरंत व्हाट्सएप करना है। आप, ये मेरा नंबर सेव है, आप भेज दीजिए। नहीं है, क्यूआर कोड खुला हुआ है, खट्टे से स्कैन करिए, मेरे को भेज दीजिए। तो मेरे इस नंबर पे मुझे देखना है कि आप कहाँ खड़े हैं, मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है आपके लिए। तो फटाफट फटाफट करेंगे। यस, आई एम वेटिंग। वाह पांडे सर, ग्रेट, थैंक यू, वेरी फास्ट, वेरी क्विक। तो हमको कुछ डिपार्टमेंट्स पे अभी भी दबा के काम करने की जरूरत है। विल डू इट। यस, आई एम वेटिंग फॉर अदर। 2-3 मिनट लगेंगे, फटाफट करके भेजेंगे। पार्टिसिपेशन जरूरी है, पार्टिसिपेशन से ही इम्प्लीमेंटेशन होगा, वरना अभी भी क्लास में बैठेंगे, ज्ञान लेके चले जाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। फटाफट भेजिए।
Yes, I received another one. Great, गुंजन जी। और कुछ चीजों पे काम करेंगे। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। पैकेजिंग हब से आ गया मेरे पास। यस, ओके। आपने नंबरिंग दी है, कलर भरना था, ठीक है, मतलब फिल करना था, बट ओके, नो प्रॉब्लम। एंड यस, आई रिसीव्ड अनदर वन। ग्रेट, ओके। वो सारी चीज़ों पे काम करना है, क्वालिटी से लगा के। और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, निरुद्ध जी। सो इंटरेस्टिंग है, फटाफट करके मुझे दीजिए। यस, ग्रेट। करने से हमारे अंदर एक बदलाव आ जाएगा और यहीं से एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। यस, आई रिसीव्ड मोर। ग्रेट ग्रेट। तो यस, प्रदीप सर, ग्रेट। दिल्ली प्रिंटिंग प्रेस मिले हैं हम बहुत पहले, आई रिकग्नाइज्ड। यस दिलीप जी, दिल्ली प्रिंटिंग प्रेस। So there is a question in the chat. I will answer it. Just 1 minute. Yes, great. I received more. So आपने क्वेश्चन किया है जयवर्धन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन शेड्यूल? यस, 100%। तो वैसे तो मैं अभी थोड़ा सा दूंगा आंसर क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, बट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूल, शेड्यूल एक एक्टिविटी है जब मैं प्रिपेयर करके और दे देता हूँ, एक डॉक्यूमेंट दे देता हूँ। और प्लानिंग में बहुत सारी चीजें आएंगी जो पीपीसी से रिलेटेड है। प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब कि मैं मार्केटिंग के साथ कनेक्टेड हूँ, सेल्स के साथ, उसकी डिलीवरी डेट्स को लेके, पेमेंट टर्म्स को लेके, कंडीशंस को लेके। मैं फाइनेंस से रिलेटेड कनेक्टेड हूँ, जो मेरा एडवांस पेमेंट और उसकी सेटिंग्स को लेके। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं उसमें जो उसके डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट में आते हैं। तो जब प्रोडक्शन प्लानिंग करता हूँ तो इन सब पैरामीटर को ध्यान में रख के और प्लान बनाता हूँ। फिर उस प्लान को शेड्यूल के तौर पर प्रोडक्शन में देता हूँ, और प्रोडक्शन जब उस शेड्यूल को एग्जीक्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग ऑफ दैट पार्ट, जो कंटिन्यूअसली द पीपल विल फॉलो इट। फिर भी मैं डीप में जाऊंगा, ये आंसर इतना फास्ट दिया है कि हो सकता है लैंड ना करे। तो प्रोडक्शन प्लानिंग और शेड्यूलिंग दो अलग अलग वर्ड हैं और दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। क्लियर? ओके, वी विल गो इन द डीप अगेन, नो वरी। सो व्हाट नेक्स्ट? हमने एक एक्सरसाइज की और हमने देखा है कि हमारे किसी न किसी पहिए के किसी न किसी स्पोक में कमजोरी है, किसी के नहीं, तो हमारा पहिया उबड़ खाबड़ चलेगा। तो हम है ना इस पीपीसी के इम्प्लीमेंटेशन को फोकस करेंगे, और जब पीपीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि उससे मार्केटिंग जुड़ा है, उससे सेल जुड़ा हुआ, उससे प्रोडक्शन जुड़ा हुआ, उससे अकाउंट जुड़ा हुआ, उससे से मेरा एमआईएस भी जुड़ा हुआ है, उससे से मेरा इन्वेंट्री भी जुड़ा हुआ, सब कुछ जुड़ा हुआ। तो हम एक काम करते हैं ना, जो नींव है उसी को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि एक एक डिपार्टमेंट को फिक्स करना है, तो नींव को पहले ठीक करेंगे, फिर एक एक दीवार अपने आप ठीक होती जाएगी। नींव में गड़बड़ है तो नींव पहले बनाएंगे, दैट इज पीपीसी, क्योंकि पीपीसी आधार है हमारे सिस्टम का, पीपीसी बेस है हमारी प्लानिंग सिस्टम का, पीपीसी बेस है हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, पीपीसी बेस्ड है हमारे सेल्स प्लानिंग का। कतई डिफरेंट नहीं है। बहुत सारी जगह बड़ी समस्या है कि भाई साहब सेल्स वाले और प्रोडक्शन वालों के बीच में लड़ाई चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि ये गेम है ही नहीं वहां पे, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट तो है ही नहीं, है ही नहीं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट जब नहीं है, जब कोऑर्डिनेशन नहीं है दोनों में, तो लड़ाई तो होनी है। मैं बहुत बड़ी दिग्गज प्रेस पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहा था, ईआरपी का भी रिसेंटली कंप्लीट हुआ, एंड द बिगेस्ट चैलेंज वी फाइंड दैट इज द फाइट बिटवीन द सेल्स एंड प्रोडक्शन। एक ही चीज की लड़ाई, सेल्स वाला कोई भी डेट दे रहा है, प्रोडक्शन वाला रात में चला रहा है, ओवर टाइम कर रहा है। नुकसान भाई साहब सिर्फ मालिक को हो रहा, ओवर टाइम का कहानी बनी हुई है। जब कोऑर्डिनेशन कर दिया गया, सिस्टम के थ्रू इंटीग्रेशन हो गया, एक दूसरे पे ब्लेम लगाने बंद हो गए, प्रोडक्टिविटी इनहांस हो गए, रिजल्ट बढ़ गए। तो चार चीजें आज हम सीखने वाले हैं, और चार चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमारी पीपीसी को स्ट्रॉन्ग कर देगी, पावरफुल बना देगी, और इस कोर्स की नींव है स्किल्ड टीम। यानी सबसे पहले तो मुझे लोगों पे काम करना है, स्किल्ड टीम पे काम करना है। फिल्टर करेंगे, समझेंगे, काम करना शुरू करें, क्योंकि काम आपको नहीं करना, काम टीम को करना, टीम से करवाना है। राशि मॉडल,
राशि मॉडल समझेंगे कि राशि मॉडल होता क्या है, काम कैसे करता है, कैसे हमारी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट होता है, जो कि अभी तक सिर्फ आईटी इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट्स में भी अधूरा चल रहा है, सिर्फ आईटी में चल रहा है ढंग से। हम समझेंगे क्लियर प्रोसेस वर्कफ्लो होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और इसकी जरूरत कितनी है, और रोबस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स के बारे में भी जानेंगे। तो और बहुत कुछ आने वाला है। इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी भी, रिवीजन चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन इसके साथ साथ चलेगा। अगर मैं स्किल टीम की ट्रेनिंग कर दूं, टीम को ट्रेंड कर दूं, टेक्नोलॉजी पे अपडेट कर दूं, तो मेरा गेम चेंज हो जाएगा। तो हमको ये करना है, प्लान करेंगे। रेगुलर ट्रेनिंग्स कैसे करेंगे, कोई बाहर से ट्रेनर लाने की जरूरत नहीं है। हम एक फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे, हम खुद ही कर देंगे। और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यार मैं तो पहले इतना एंगेज हूँ, अब ये परम नया काम लिया है फिर एक और नया काम, ना भाई साहब। इसी समय में से समय चुराना सिखाऊंगा, इसी समय में से समय निकालेंगे, टीम ट्रेन करेंगे, मेरे साथ होगा। प्रोडक्टिविटी इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी उनकी, उस पर फोकस करेंगे, कैसे आई टूल्स यूज करेंगे, कैसे टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। छोटा सा एक एक्सरसाइज है हमारे पास जो हमको करना चाहिए, नो योर टीम। क्योंकि अभी ये शीट में आपको शेयर नहीं कर पाया हूँ, तो मैं एक एक्सरसाइज आपको पर्सनली शेयर करूंगा। अभी मैं समझा रहा हूँ। दैट एक्सरसाइज आई विल शेयर पर्सनली आफ्टर द क्लास। इसमें करना कुछ नहीं है, हम हमारी टीम को कितना जानते हैं इसके बारे में बात करेंगे और उन सवालों का आंसर देंगे और अपना स्कोर निकालेंगे। खुद के लिए है, खुद को करना है, क्योंकि छोटे छोटे काम है। जैसे इसमें एक सवाल आएगा कि आप अपनी टीम के रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कितना जानते हैं। तो अगर हमको नहीं पता है, हमने लिखित में नहीं दे रखा है, राइटिंग में नहीं है, तो हम अपने आप को ईमानदारी से 1 नंबर 2 नंबर देंगे। अगर हमने सब डॉक्यूमेंटेड किया है तो 9-10 नंबर देंगे। डू यू फील कंफर्टेबल कम्युनिकेशन ओपनली विद योर टीम? आपका कम्युनिकेशन ओपनली आपकी टीम के साथ होता है क्या? हाँ जी, बहुत अच्छा है। भाई भाई वाला है 9-10। नहीं जी, एम्प्लॉय बॉस वाला है, बिदक जाते हैं लोग, भाग जाते हैं, 2-3 नंबर। हाउ इफेक्टिवली डज योर टीम कोलैबोरेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम? आप नहीं हो तो आपस में मिलके कैसे सॉल्व कर लेते हैं? तो वहां अगर कर लेते हैं तो ज्यादा नंबर, नहीं करते हैं तो कम नंबर। तो ये एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन चालू रहेगा तो इस वीक में बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा। उसमें से मैं आपको ना एक बहुत बेहतरीन स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत प्यारी स्टोरी है, बड़ी क्रिएटिव है। ये तो एआई की इमेज है इसलिए इमेज ऐसी दिख रही है। तो एक द्वीप था, आइलैंड। आइलैंड पे एक पादरी थे, वो पादरी जहाज लेके गए। अब चूंकि पादरी जहाज लेके गए, वो सिखाना चाहते थे कुछ, और वो जहाज लग गया वहां पे, बोले चलो यहाँ के लोगों को सिखा दे। तो वहां कोई लोग मिले नहीं, वहां से 3 साधु मिले। 3 लोग मिले, एक बूढ़ा साधु का, 2 जवानों में, जो भी 3 साधु थे। तो थोड़ा उनने बातचीत की। फिर पादरी ने पूछा आप क्या प्रार्थना करते हो? बोले साहब हमारी तो एक ही प्रार्थना है, छोटी सी। बोले क्या प्रार्थना? बोले तुम 3 हम 3। क्या प्रार्थना है? बोले हमारी तो एक ही प्रार्थना है, तुम 3 हम 3। बोले इतनी सी प्रार्थना? बोले हाँ बस हमारी इतनी ही प्रार्थना, हम तो भगवान से इतनी ही प्रार्थना करते हैं। कितने साल से रहो? बहुत साल से रह रहे हैं। यही कर रहे हो? बोला यही कर। बोले यार तुम्हारी प्रार्थना गलत है। बोले क्यों? बोले ऐसे थोड़ी प्रार्थना करते हैं। बोले इसके तो विधि विधान है। अब बेचारे वो तो साधु थे, आदिवासी टाइप के लोग थे, 3 वहां रहते थे, द्वीप द्वीप पे अकेले, उनको कुछ पता नहीं था। उन्होंने बोला यार आप ज्ञानी हो, आप सिखा दो। तो पादरी महोदय ने उनको बहुत अच्छे से प्रेयर सिखाई, 1-2 रट्टे लगवाए, लिख के दी। बोले पढ़ना तो आता नहीं है, लिख के देना है क्या फायदा बाबूजी? बोले चलो ऐसे ही याद कर लो। शाम हो गई, पादरी ने बोला कि अब चलो मैं निकलता हूँ, जरूरत रहेगी तो अगली बार फिर आऊंगा। पादरी खुश थे, फादर खुश थे कि यार मैंने चलो कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट किया, इनको जीवन में कुछ अच्छा सिखाया। गेम बहुत बड़ा है, स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। वो जहाज में बैठ के थोड़ा 100-200 फीट चले होंगे, 300 फीट समुद्र में गए, गहरे गए होंगे, और उनने देखा कि वो तीनों पानी पे ऊपर दौड़ते हुए आ रहे हैं। कहाँ दौड़ के ऊपर आ रहे हैं? पानी के ऊपर। पानी में डूब नहीं रहे, पानी के ऊपर दौड़ते हुए आ रहे हैं तीनों। और बोले यार ये क्या चमत्कार है, तो ऐसा भी होता है? क्योंकि अभी तक उनने सिर्फ कहानियां सुनी थी, पादरी महोदय ने उन्हें तो देख लिया प्रत्यक्ष। बोले भाई साहब जबरदस्त है। जहाज रुका, वो हाँफते हाँफते बोले रुको साहब क्या हो गया? बोला आपने जो प्रार्थना बताई थी वो तो भूल गए हम। बोले क्या बात कर रहे हो? बहुत अच्छा हुआ। पादरी ने ऐसा बोला। बोले क्यों? आप सिखाओ दोबारा, आप रुको। बोले नहीं 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 नहीं, मेरे को पहले बताओ कि तुम पानी में दौड़ के कैसे आ रहे हो? बोले हमको क्या पता, हम तो पहले ऐसे ही दौड़ते आ रहे हैं, पानी में पहले से ऐसे ही चल रहे हैं। तो पादरी समझ गए। उन्होंने बोला कि देखो जो तुम्हारी प्रार्थना है ना, जो तुम करते हो, तुम 3 हम 3, वही सही है।
मैंने जो सिखाया उसको भूल जाओ, क्योंकि मेरी प्रार्थना से तुम पानी पे नहीं दौड़ सकते, तुम्हारी से दौड़ सकते हो। तो मैं बहुत गहरी बात बोलने वाला हूँ। हमारे पास जो लोग हैं हमारी टीम में, जो पिछले 5 साल 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, उनको ऐसी बहुत सारी बारीक विद्याएं पता है, बारीक साइंस पता है, बारीक चीजें पता है जो आपको भी नहीं पता है। ठीक है, तो हम तीन 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 वाले साधु वो भी हैं, पर हम क्या करते हैं, अब नई विद्या लाते हैं उनके सिर पे बिठा देते हैं। अब मेरा ज्ञान लेके उनके सिर पे बिठा दो, नहीं करना है। उनका फीडबैक लेना है, उनसे उनकी विद्या पूछनी है, उनको साथ लेना है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है। और कभी कभी वो चिढ़ के बोलते हैं, अरे यार क्या 20 साल से खाक छान रहा हूँ क्या, मेरे को पता है। बट वो चूंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो चाहते नहीं है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इसलिए हमको लगता है कि यार इसको सिखाने की जरूरत है। तो डेफिनेटली उनको सिखाने की जरूरत है, लेकिन गेम ये है कि ऐसा नहीं है कि वो अनस्किल्ड है। ये हमारी गलत परिभाषा है कि हम उनको अनस्किल्ड बोलते हैं। मैं बहुत क्लियर डेफिनेशन दे रहा हूँ। सरकारी कागजों की डेफिनेशन अलग होती है। सरकारी कागज तो बोलते हैं जिसने 8वीं पास कर ली 12वीं पास कर ली वो स्किल्ड हो गया, जो नहीं है वो अनस्किल्ड है। एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा स्किल्ड कौन है और अनस्किल्ड कौन है। तो मैंने बताया था कि हम खेती बाड़ी में काफी आगे हैं। तो बहुत साल पहले यही हुआ कि एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आए हमारे यहाँ पे जिला केंद्र पे, कृषि विज्ञान केंद्र में। 24 25 26 साल का बंदा होगा जो नया नया साइंटिस्ट बना, बड़ा इंथुसियास्टिकली सीखने वाला। तो लोगों ने बोला, जो वहाँ के पुराने अफसर थे, बोले साहब चलो दादाजी के खेत पे पार्टी करेंगे। तो आ गए दाल बाटी खाने। फोन कर दिया हमको, हमने व्यवस्था करवा दी। मैं छोटा सा था उस समय, 8 10 7 8 साल का। तो उस समय खेती बाड़ी काफी अच्छी चल रही थी, अभी भी और एडवांस है। बट वो खेत पे घुमाने ले गए तो बंदा पीछे हो गया। तो मेरे ताऊ जी के साथ चलने लगा। तो बोला बाबू जी कुछ बातें पूछनी है, कुछ खेती बाड़ी। और बड़ा यंग बच्चा था, नया साइंटिस्ट था, तो शौकीन था पूछने का, सवाल खुल के पूछ रहा था। तो उसने पूछा सवाल, बोले साहब ये क्या है, ये कौन सी खरपतवार है, ये कौन सा है। अच्छा हमने तो विज्ञान में ये पढ़ा ये पढ़ा। वो अपना ज्ञान भी दे रहा था और ले भी रहा था इंटरेस्टफुली। फिर उसने पूछा कि बाबू जी ये तो गन्ना है। बोला हाँ ये गन्ना है। बोले अच्छा आपके यहाँ शक्कर बनाते हैं इससे। बोले नहीं साहब हम तो शक्कर नहीं बनाते, गुड़। अच्छा गुड़ कहाँ लगता है गन्ने में? तो मेरे ताऊ जी एकदम शौक हो गए। बोले गुड़ कहाँ लगता है गन्ने में मतलब? बोले शक्कर बनती है तो मुझे पता है, और गन्ने से गुड़ भी आता है, तो गुड़ कहाँ लगता है गन्ने में? तो मेरे ताऊ जी को मजाक सूझ गई। उनने बोला "वो तो जड़ों में लगता है, गन्ने में गुड़ जड़ों में लगता है"। तो उसने मान ली। बोले अच्छा ठीक है। अब थोड़ी देर बाद जब पंगत में बैठे खाना आने, तो मेरे ताऊ जी ने छेड़ दिया। बोले साहब पूछ रहे थे गन्ने में गुड़ कहाँ लगता है, तो मैंने बोल दिया कि जड़ों में लगता है। तो सब हंस दिए ठटा के जोर से। तो उसको थोड़ा झेप गया, उसको बुरा लगा। लेकिन फिर उनने उनकी पीठ थपथपा बोला कि चलो मैं दिखाता हूँ। तो खाना खाने के बाद मेरे ताऊ जी ने दिखाया कि चरखी है, यहाँ गुड़ का रस निकालते हैं। फिर गुड़ से शक्कर भी रस से बनता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कढ़ा में डाल के गर्म करके गुड़ बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहीं पढ़ा तो होगा पर मुझे मिस हो गया है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। मेरा सवाल यह है कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो डिग्री करके आया था वो स्किल्ड था, और मेरे ताऊ जी क्या अनस्किल्ड थे जो इतने साल से गुड़ बना रहे थे और बेहतरीन खेती कर रहे थे, कि वो बंदा उनके पास सीखने आया था। तो गेम ये है कि मेरे ताऊ जी खेती बाड़ी में स्किल्ड है, मेरे पिताजी उसमें स्किल्ड थे। मेरे पिताजी जानवरों के डॉक्टर थे उस समय के, देशी। वो करते थे इलाज। तो आसपास के 10 गांव के लोग इलाज करवाते थे, डॉक्टर भी सीखने आते थे। बट यहाँ पे मैंने भी सीखा उनसे, बट वो स्किल्ड थे उस विद्या में, मैं स्किल्ड हूँ कंप्यूटर में। तो स्किल डिपेंड करती है मेरे एक्टिविटी पे, मेरे फील्ड पे, किस में। तो आपका बंदा, आपका ऑपरेटर उसकी विद्या में एक्सपर्ट है, वो स्किल्ड है। तो हमको ट्रीट करना है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पे। इसलिए मैंने स्टोरी सुनाई कि बहुत सारा उसके पास भी है जो उससे सीख सकते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो बचा हुआ है वो है राशि मॉडल। देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करना है। भले ही हम क्लासें बढ़ा लेंगे, जल्दी नहीं है। राशि मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंदे के पास ज्ञान है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है इसको नहीं लेता है। तो हम एक राशि मॉडल यूज करते हैं इंडस्ट्री में, जो बड़ा मॉडर्न है। उसमें एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो मैनेजर, टीम मेंबर, कोई भी वो बंदा होगा जो रेस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर किसी टास्क को करने के लिए। अब सबसे पहले ये वाला इम्प्लीमेंटेशन हम ऑफिस स्टाफ के लेवल पे करेंगे, फिर बाद में नीचे के लेवल पे जाएंगे।
तो रेस्पॉन्सिबल किस काम के लिए कौन है ये अभी भी डिफाइंड होता है, लेकिन लिखित में नहीं है, डिफाइंड नहीं है, तो हम वो डिफाइन करेंगे। अकाउंटेबल वो बंदा कौन है जो अकाउंटेबिलिटी रखेगा कि जिसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसने वो काम किया या नहीं। तो अकाउंटेबल पर्सन बड़ी कंपनियों में तो होते हैं, छोटी कंपनियों में हमको डिफाइन करने पड़ेंगे या अपनी टीम में बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप ये बोल सकते हैं कि आप बोलोगे नए लोग हायर कर तो कतई नहीं करने हैं, यही लोग सारा काम कर लेंगे क्योंकि उनकी कैपेसिटी ज्यादा है। कंसल्ट, यदि वो दोनों फंस गए तो किस व्यक्ति से पूछेंगे, कंसल्टेशन लेंगे, जानकारी लेंगे। और चौथा, इन्फॉर्म किसको करेंगे, एक क्लाइंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव को इन्फॉर्म कर सकते हैं, बॉस को कर सकते हैं, ओनर को कर सकते हैं, मैनेजर को कर सकते हैं, इन्फॉर्म किसको करेंगे। आप समझिएगा हमारी प्रिंटिंग प्रेस में अगर ये चार्ट बन गया तो 20-30% इंप्रूवमेंट तो हमारा इमीडिएटली शुरू हो जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी का, क्योंकि चीजें लिखित में नहीं है तो भी कंफ्यूजन बड़ा होता है। मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। एक आइडियल केस लिया हमने, केस आपके अलग हो सकते हैं, ऐसा चार्ट हमको बनाना है। इस चार्ट का टेम्पलेट भी दे दूंगा, भले ही आपको मैं कुछ बने हुए चार्ट भी दे दूंगा सैंपल के लिए, जब आप मांगेंगे आपको मेरे को बोलना है। ऑर्डर एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन करेगा राजेश। इसका मतलब है राजेश मेरे ऑफिस का या ऑफिस स्टाफ का वो बंदा है जो ऑर्डर लेने का काम करता है, कस्टमर का जैसे ऑर्डर आता है, या मार्केटिंग का जूनियर, सेल्स का जूनियर बंदा जो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है और वैलिडेट करता है। वैलिडेट किसके साथ करेगा, अकाउंट्स के साथ, फाइनेंस के साथ, कि ऑर्डर एक्सेप्टेबल है या नहीं है, क्यों, क्रेडिट लिमिट है या नहीं है, पेमेंट लिमिट से कम है या नहीं है, बहुत सारी चीजें उसको चेक करनी है। फिनिश गुड्स तो मेरे पास पड़ा हुआ नहीं है, जॉब नया तो नहीं है, पुराना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। विकास वो दूसरा बंदा है जो सीनियर है, उसकी टीम में हो सकता है या उसका कलीग हो सकता है, जिसका काम क्या है, उसका काम है कि वो अकाउंटेबिलिटी रखेगा कि हाँ राजेश ने काम किया है। अब यहाँ पे मैनेजर भी हो सकता है कोई, वी नीड टू डिफाइन द पर्टिकुलर नेम्स और द रोल्स। और कंसल्ट करेगा सेल्स टीम से, एक से ज्यादा लोग अगर सेल्स में है तो सेल्स टीम से वो कंसल्ट करेगा। कुछ भी समस्या आ गई, जैसे कस्टमर ने कोई ऐसी चीज डिमांड की है जो हमारे यहाँ टेक्निकली प्रॉब्लम आती है, तो उसने कंसल्ट करना है सेल्स टीम से कि सर ये ऑर्डर तो ले लेंगे पर टाइमली डिलीवरी नहीं हो पाएगी, हमारे पास शेड्यूल टाइट है, हम बेचेस में दे पाएंगे, शॉर्ट देंगे, वटएवर, प्राइस में चेंज है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है। तो वो ए रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी में कंसल्ट करेगा इससे और इन्फॉर्म करेगा ओनर को या राकेश जी को। राकेश जी ओनर है, मैनेजर हो सकते हैं, ओनर हो सकते हैं, तो इनको इन्फॉर्म करेगा कि बॉस ये काम हो रहा है। तो अब हर छोटी छोटी चीज के लिए तो फोन करेगा नहीं, तो इसका एक सिस्टम बन जाएगा छोटा सा, जहाँ पे दिन भर में उसने क्या काम किया वो इन्फॉर्म्ड हो गया। अगर दिन में 2 सवाल पूछने थे कंसल्ट कर लिया, बाकी टाइम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहा है काम। अब ऐसा नहीं कि काम वो अभी नहीं कर रहा बॉस, हम तो अभी भी यही कर रहा है, पर वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन चेक करेगा, ये हमारे पास तय नहीं है। इसलिए आज की तारीख में हमारी इंडस्ट्री की एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, लोग इन्फॉर्म नहीं करते हैं, कंसल्ट भी करते हैं, पूछते भी है, फंसते भी हैं, बट अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं और इन्फॉर्म नहीं करते हैं। यानी कि अकाउंटेबिलिटी मतलब कि वो ये फोकस नहीं रखते हैं कि होना था, हुआ या नहीं हुआ, और इन्फॉर्म करना कि नहीं हुआ बॉस या हो गया बॉस, ये चैलेंज रहा या नहीं रहा। तो दो चीजें आने से हमारा मूवमेंट चेंज होना शुरू हो जाता है बहुत तेजी से। प्रोडक्शन शेड्यूल, प्रोडक्शन शेड्यूल एक ऐसा गेम है, अगेन अमित करेगा शेड्यूलिंग, तो विकास उसको अकाउंटेबल है पूछने के लिए। सुनील प्रोडक्शन हेड है, जिससे प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करते समय उससे राय ली जाएगी। मशीन मेंटेनेंस में तो नहीं है, मशीन में जो चलेगा नहीं चलेगा ये वाला चैलेंज तो नहीं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो प्रोडक्शन हेड से वो बात करेगा। अब हमारे यहाँ गलती क्या होती पता है, क्योंकि पीपीसी डिपार्टमेंट नहीं है तो शेड्यूलिंग प्रोडक्शन हेड कर रहा है। अब शेड्यूलिंग प्रोडक्शन हेड कर रहा है और मार्केटिंग वाला लड़ने पहुंच जाएगा पर 3 मार्केटिंग वाले हैं तब तो बहुत बढ़िया, और जहाँ पे 2-3 ओनर है भाई साहब उसकी तो बैंड हो जाते हैं। 2-3 ओनर वाली प्रेस, फैमिली बिजनेस वाली प्रेस में तो प्रोडक्शन हेड कोई बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है छोटे सेठ जी आएंगे ये गाली देंगे, बड़े सेठ जी आएंगे उनका जॉब चाहिए, उससे बड़े वाले उनका चाहिए, तो बेचारा फंस जाता है। तो अगर ये मॉडल बन गया, ये मॉडल बना दिया, तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है। और वो इन्फॉर्म किसको करेगा, ऑपरेशंस टीम, यानी जो इस पे एक्सिक्यूशन करेगी ओनर को। तो इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ऐसा चार्ट हमको अपना बनाना है। मैं टेम्पलेट दे दूंगा खाली, हालांकि टेम्पलेट में 4 ही चीजें हैं,
रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्ट, इन्फॉर्म। एक तरफ एक्टिविटीज लिखी हुई है कि हमारी प्रेस में कितनी एक्टिविटीज, बिलिंग कौन करेगा तो उसको, अकाउंटेबल कौन है उसके लिए, कंसल्ट किसको करेगा। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि यदि हर बंदे को पता है मेरा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, तो वो जिम्मेदारी लेके उसको खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी उसको भिड़ के करना है, किए बिना नहीं जाएगा, और अगर उसको जाना है तो किसी को अलोकेट करके जाएगा, बता के जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाएगा। अभी यही होता है कि बंदा चले जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं करता है। जब ट्रांसफर नहीं हुई तो हम अटक गए। तो ये एक बड़ा पॉइंट है राशि चार्ट में। ये एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा करने के लिए। इसमें हमारी एक्टिविटीज अलग अलग हो सकती है, हमारे रेस्पॉन्सिबल पर्सन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये चार्ट इस वीक में अपन लोग बनाना सीखेंगे, क्योंकि पीपीसी का एक्टिवेशन यहीं से होगा, और यहीं से हमारी मार्केटिंग के लिए भी बंदा एलोकेट हो जाएंगे, सेल्स के लिए भी एलोकेट हो जाएंगे। फिर हम ये समझेंगे कि सेल्स एक मार्केटिंग अलग अलग है या एक ही है, स्नाइपर मार्केटिंग में करना क्या है। तीसरा जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला था आज के लिए वो था क्लियर प्रोसेस वर्क फ्लो। मैं जब पिछली क्लास कर रहा था तब भी मैंने इस पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था, और अभी भी करूंगा, कि क्या हमारी प्रेस में ऐसा कोई जगह है जहाँ पे इस तरह का कोई डायग्राम लगा रखा है, वर्कफ्लो लगा रखा है। कोई बता सकता है कि हाँ जी हमने लगा रखा है? मोटे मोटे तौर पे हमारी प्रेस में हमने इस तरह का एक प्रिंट, ये मैं दे दूंगा आपको, आप इस इमेज को प्रिंट करना चाहें बहुत अच्छा, इसकी मैं हाई क्वालिटी पीडीएफ दे दूंगा, आप चाहें तो अपनी बना सकते हैं इसको देख के। बट मैंने पूछा क्यों है, कोई भी नया बंदा आपके पास आता है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता है, उसको वर्क फ्लो ही नहीं पता हमारे यहाँ काम क्या होता है। बेचारा 4 महीने तक टल्ले खाला खाएगा, इधर उधर ढूंढता रहेगा, चीजें समझ में नहीं आएगी, किससे पूछना है, क्या रिपोर्ट करना है। अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेट होकर वो भी वैसे ही बन जाता जैसे लोग थे, वो कुछ नया नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ उसको क्लैरिटी नहीं है हमारे यहाँ काम क्या होता है। और हम, चूंकि हमारे दिमाग में सब कुछ है, हमने बनाया तो हमको लगता है कि सब कुछ सबको पता होगा, बट नहीं होता है लिटरली। तो हमको हमारे ऑफिस में, हमारे कॉन्फ्रेंस में कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे ये थोड़ा बड़ा पोस्टर आप A1 साइज का लगा लो, यानी 23-36 शीट पर प्रिंट कर लो, उससे बड़ी कर लो, फ्लेक्स बना लो, छोटा फ्लेक्स बना लो, ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर हमारी प्रिंटिंग प्रेस में प्रोसेस वर्कफ्लो कैसे होता है, ताकि उसको एक क्लैरिटी आए कि भैया यहाँ से यहाँ जाया जाता है, यहाँ से यहाँ जाया जाता है, यहाँ से यहाँ, ये काम इतना होता है और कैसे होता है। थोड़ा चैट में बताएंगे मुझे क्या हमारे पास ये बना हुआ है, अगर बना हुआ है यस, नहीं बना हुआ है एब्सोल्युटली नो लिखेंगे ताकि हम बनाएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग सम इनपुट, क्योंकि थोड़ा सा मोमेंटम हल्का हो गया है। ओके, विल मेक ग्रेट, आई एग्री। तो इम्पोर्टेंट चीज है, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, ये हमको करना है, ये नो यस मनीष भाई करना है, बिकॉज इसको करने से मेरे साथ कस्टमर अगर मेरे साथ आ गया फैक्ट्री में, आप सोचो ना उसको समझाना कितना आसान होगा, भाई मैं काम कैसे करता हूँ। अच्छा, ये भी ट्रस्ट क्रिएट करता है आपके कस्टमर में। अगर आपने आपके कॉन्फ्रेंस में लगा लिया यस, आपकी टीम में 100% ट्रस्ट, और कस्टमर को ट्रस्ट क्रिएट होगा, कस्टमर आके देखेगा अच्छा ऐसा काम होता है, वो वेरी गुड यार, वेरी सिस्टमेटिक पीपल, आई वांट टू वर्क विद यू। क्योंकि उसको एक अवेयरनेस दे दिया आपने कि हम काम कैसे करते हैं, कितना सिस्टम आप इसमें डाल सकते हो ना। हमारे यहाँ प्री प्रेस में जाता है पोस्ट व्हाटएवर, देखो मैंने बहुत स्टैंडर्डाइज वर्कफ्लो दिया है, ये आइडियल है, प्लस माइनस होगा बट मोटा मोटा तो ये होगा, तो हमको करना है। और कस्टमर को अगर आपने दिखा दिया कि सर सर देखो हैप्पी कस्टमर हमारे यहाँ आता है और पीठ थपथपा के जाता है हैप्पी कस्टमर बन के, सोचो आपने दिल जीत लिया उसका। तो ये वर्क फ्लो हमारे कस्टमर को जीतने के लिए भी पर्याप्त, ये होना चाहिए। तो इस पे काम करना है, रोबस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स। मैं इस पे बिल्कुल अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमको आगे जाके कहीं ना कहीं इसमें उतरना है, लेकिन अभी नहीं उतरना है। जिनके पास ईआरपी सिस्टम है उसमें हम क्या कर सकते हैं उसको करेंगे, नहीं है हम गूगल शीट्स बनाएंगे, एक्सेल बनाएंगे, कोई सिस्टम लगाएंगे, वेल एंड गुड, उसको समझेंगे, बट टेक्नोलॉजी टूल्स को फोकस करेंगे, एआई को समझेंगे। और एआई में बहुत पावर है,
हम कैसे यूज करेंगे AI टूल्स को, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं एक बहुत पावरफुल सेशन बहुत जल्दी करूंगा AI के ऊपर, और पिछली बार जो किया था उससे डबल वाला अच्छा, क्योंकि मैं भी तो इवॉल्व हो गया हूँ, मैंने बहुत कुछ सीख लिया। आज तो मैंने नए प्रयोग किया जो अमेजिंग था। यू वॉन्ट बिलीव कि मैं बात कर रहा था, लिखने में की दनसन खत्म हो गई मेरी। तो इट्स अमेजिंग, मैं करके बताऊंगा। तो डिजिटाइजेशन एक नई चीज बताता हूँ, बड़ी प्यारी चीज है। मैं वो बंदा हूँ जिसने बायोलॉजी पढ़ी है 11th-12th में, आर्ट्स पढ़ी है, कंप्यूटर में घुस गया। और कंप्यूटर में घुसने से पहले जब मैं आर्ट्स पढ़ रहा था तो मेरा बिहेवियर, मेरा व्यू पॉइंट, जब मैं मंच पे जाके बहस करता था, डिबेट करता था, तो बोलता था कंप्यूटराइजेशन विल किल द ह्यूमंस, खत्म कर देगा भाई साहब, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बट जब मैं आया इंडस्ट्री में तो मैंने देखा कि भाई साहब बैंकिंग बढ़ गई है, डिजिटाइजेशन में बहुत कुछ चेंज हो गया। वरना मैं आज भी बैंक की लाइन में 2-2 घंटे 4-4 घंटे खड़े होता। आप पुराने लोग तो खड़े रहे, मैं भी खड़ा रहा हूँ कभी कभार, लेकिन मेरे तो जमाने में चालू हो गई थी कंप्यूटराइजेशन, तो फायदा मिला है। बट द गेम इज बिगर बिगर चेंज इन डिजिटाइजेशन। एक एग्जांपल बताता हूँ। इंडस्ट्री 4.0 यानी 4.0 की बात करते हैं हम लोग, उसका एक एग्जांपल, और बहुत कुछ है। 5.0 आने की तैयारी हो चुकी है, 4.0 ही पूरा नहीं कर पा रहे। बट आप समझो डिजिटल रिवॉल्यूशन इंडिया में कितना हुआ, जिस हम QR कोड की बात कर रहे थे अभी। ये पुराना आंकड़ा है 2003 का 23 का ट्राई का। 1.2 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन $180 बिलियन पर मंथ से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। अब तो 3 गुने हो चुके होंगे, अब तक तो 2 गुने 3 गुने। 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, और इंडिया में इससे ज्यादा बढ़ चुके होंगे अब तक एक साल में। तो आधार लिंकिंग ये वो, हम में से कितने लोग एक बार चैट में बताएंगे रोज यूपीआई को यूज करते हैं? टैक्सी का पेमेंट करने के लिए, सब्जी वाले का, शॉपकीपर का, मेट्रो के टिकट का, रेलवे के टिकट का, फ्लाइट के टिकट के लिए। ऑफन, यस डेफिनेटली। आपको हैबिट नहीं है, लाइफ सेट है विद यूपीआई। मैं तो पर्स ही नहीं ले जाता आजकल, भूल जाता हूँ एवरी डे, बिकॉज पर्स की जरूरत ही नहीं रही। चोट भी हो जाती कभी कभार, नहीं चलता है तो। बट यस, तो कितना पावरफुल है। अगर हमारे पास ये यूपीआई है तो हम उसको यूज करें, यूज करना सीखें। लेकिन टेक्नोलॉजी में कुछ है जिसको मैं बताना चाहता हूँ। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, क्या इंटरेस्टिंग था, इसमें कुछ मजा आया? अकाउंटेबिलिटी इज, यस एवरी डे वी आर यूजिंग माई बात, वाओ ग्रेट। तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ फीडबैक चाहिए, नोटिफाई चाहिए, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ से मेरे को 8 स्टेप्स के बारे में बात करनी है जो हमको अब वीक बाय वीक इम्प्लीमेंट करते जाना है। वीक बाय वीक इम्प्लीमेंट करते जाना है। मैं सिर्फ टटोलूंगा, मुझे सिर्फ चैट में बताएंगे। सारे लोग पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज, इफ पॉसिबल कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि मजा आएगा, थोड़ा सा एनर्जी बिल्ट होगी और मेरा भी माहौल बनेगा। यस, पीपल आर एंजॉइंग इट। सो कितना मजा आया, क्या इंटरेस्टिंग रहा अभी तक, क्या रिवाइज हुआ, कैसा लगा, थोड़ा सा शॉर्ट में आप चैट में लिख सकते हैं। यस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कल्पेश जी, ग्रेट, गुड। और कोई फ्रेंड? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सांस ले रहे हैं और सांस निकालेंगे नहीं तो भी हम चौक हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, घबराहट हो जाएगी। तो एक्सेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट जल्दी से। यस, इट्स ग्रेट टू हैव कन्वर्सेशन। यस सर, यू टीच सो लवली। मेरे को मजा आता है मनीष भाई बहुत। एंड करते करते मैं बहुत कुछ सुधार रहा हूँ, अपने आप में सीख रहा हूँ। ग्रेट। तो अगर मजा आया है ना, तो मैं 8 स्टेप्स बताऊंगा जो हमको अब अगले 2 महीने 3 महीने में इम्प्लीमेंट कर देनी है। और फिर मैं वो कैलेंडर की बात भी करूंगा आपसे जो मैं आपको गिफ्ट करने वाला हूँ। इट विल चेंज द लुकआउट। और वहां पे मैं एक सीक्रेट खोलूंगा अगले हफ्ते में उसका, कि कितना पावरफुल गेम रहेगा। हम अभी बहुत बेसिक पढ़ रहे थे पीपीसी डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन का, लेकिन अगले सेशन को डीप में लेके जाएंगे, एक एक एक्टिविटी करेंगे, बैठ के करेंगे। मेरे को सिर्फ ज्यादा बोलना नहीं है अब, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि हम पैरेलल करें। क्योंकि अगर मैं फेस टू फेस बैठता आपके सामने, तो कागज पेन लेके बैठता। तो हम यही करेंगे, और 1 by 1, नो प्रॉब्लम, योर बैटरी इज डाइंग, यू कैन लीव इट।
जब भी रहेगा, एंड यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा इससे आगे की। एडोप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एडोप्ट करनी है हमारी टीम में। सबसे पहले हमको टीम को फोकस करना, उसके लिए पीपीसी डिपार्टमेंट को क्रिएटिवली रीडिफाइन करेंगे, बिगर एलिमेंट में लाएंगे। वालिचा भाई, हमको इस पे बड़ा गेम खेलना है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल विद यू इवन, तो आई एम एक्सपेक्टिंग विद दिस पार्ट। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको बहुत प्यारी। यस, रिकॉर्डिंग पुराने वाले की तो नहीं है जयवर्धन, बट अब से मिलेगी, बिकॉज द कोर्स इज प्रोफेशनली स्टार्टेड, नो वरी। तो एक स्टोरी सुनाता हूँ हमारे यहाँ के पास के एक एरिया की। हम में से बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, इंदौर के पास झाबुआ करके एक एरिया है, और वहाँ स्टोरी बड़ी पॉपुलर है, इमेज एआई की है। तो उस गांव में काफी समस्याएं चल रही थी, काफी आफत थी, कुछ लोग कंफ्यूज थे, बहुत सारी उलझने थी, और थोड़े कम अवेयरनेस में थे लोग। तो एक समझदार व्यक्ति आया और उसने बोला कि यार चलो कुछ करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ पावरफुल करते हैं। तो लोगों को बात समझ में नहीं आई, लोगों ने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। अब चूंकि अंडरस्टैंड नहीं किया, समझ में नहीं आई, बात लैंड नहीं करी, तो उसने बोला एक काम करो, एक बड़ी चट्टान है, इस चट्टान को है ना धक्का लगाओ, चारों तरफ से घेर लो, धक्का लगाओ। सबने चारों तरफ से घेरी, धक्का लगाया, चट्टान हिली नहीं। बंदे ने बोला ठीक है, चलो वे एक काम करो, उस दिशा में एक मंदिर है, सब लोग उधर मुंह करके चट्टान को उधर धकेलो। और चट्टान खिसकने लग गई। तो बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी में उसने एक बात ही समझाई कि यदि हम एक गोल, एक डायरेक्शन में एक तरफ धक्का लगाएंगे तो हमारा मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अब इस स्टोरी में हमारे लिए लर्निंग क्या है कि यदि हमारी टीम एकजुट होके एक डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगी, तो हम हमारी चट्टान को मूव करके नई जगह ले जाएंगे। झाबा में एक बहुत समृद्ध परंपरा है, बड़ी पुरानी परंपरा है। झाबुआ के बड़े भोले और बड़े पावरफुल लोग हैं, क्योंकि मैं उनके बीच काम कर चुका हूँ। वहां पे हलमा नाम की परंपरा होती है। यू वोंट बिलीव, वनवासी बंधु है, लेकिन अगर किसी वनवासी बंधु के खेत की फसल काटनी है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है, मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ समस्या आ रही है, पूरे गांव में हलमा बुलाता है, यानी वो हलमा बोल वर्ड बोल के पूरे गांव में घूमता है कि आज मेरे यहाँ हलमा है। गांव के सब लोग अपनी अपनी दरांती लेके आते हैं, उसकी फसल काटते हैं फ्री में, घंटे 2 घंटे में सारा खत्म करते हैं और अपने अपने काम पे चले जाते हैं। कम्युनिटी वर्क पर्सनल लेवल पे कर देते हैं और उसको हलमा बोलते हैं। और इस हलमा परंपरा ने झाबुआ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो झाबुआ लूटपाट के लिए विख्यात था, कुख्यात था, आज वो इनोवेशन के लिए मतलब विख्यात हो गया, प्रसिद्ध हो गया है। और वहां पे अभी बहुत बड़ा मूवमेंट पानी के ऊपर चल रहा है, शिव गंगा, जिसमें करोड़ों लीटर पानी बचाया जा रहा है हलमा के द्वारा। सारे वनवासी एक बार इकट्ठे होते हैं, सारे लोग बड़ा तालाब खोद देते हैं 2 दिन के अंदर अंदर, और वापस अपने अपने गांव चले जाते हैं। कभी मिलेंगे, देखेंगे, बात करेंगे सब्जेक्ट, बड़ा प्यारा है। तो स्टोरी ये सिखाती है कि जब हम एक डायरेक्शन में काम करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। टीम बिल्डिंग और डेलीगेशन, मैंने बोला है कि अगर हमारी टीम बिल्डिंग हो गई, हम एक डायरेक्शन में सोचना सीख गए, डेलीगेशन की ताकत सीख गए, टीम की परफॉर्मेंस पीक पे आ जाएगी। तो ये गेम हम सीखने वाले हैं इस कोर्स में। ड्यूरेशन में एक एक सेशन बड़ा हेवी रहने वाला, डीप रहने वाला, इंजॉयबल रहने वाला। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग KRA मास्टरी। सबसे पहले तो खुद का KRA बनाना, की रिजल्ट एरिया होते क्या है समझेंगे, स्मार्ट गोल्स, और खुद का बनाने के साथ साथ टीम के कोर मेंबर्स का बनाना है, और फिर नीचे की टीम का बनाना है। तो ये एक्टिविटी भी हम एक बार एक वीक में डीप में लेके उतरेंगे और फिर इस पर बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फिर स्नाइपर मार्केटिंग और कीप इन टच, ये तो मैं अगले हफ्ते से करने के मूड में हूँ। थोड़ी सी अलाइन कर लूँ चीजें, क्योंकि सिर्फ मार्केटिंग सिखाने से ज्ञान हो जाएगा। एग्जीक्यूशन के लिए मुझे टीम चाहिए, और टीम के लिए पीपीसी ठीक करना पड़ेगा। तो आज हम पीपीसी को पहले ठीक कर रहे हैं, फिर ज्ञान लेके इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो हमको इजी जाना है, घबराना नहीं है। पहले टीम बनाएंगे, देन कीप इन टच और स्नाइपर करेंगे। एक बहुत पावरफुल प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे इन बिटवीन कोटेशन मैनेजमेंट एंड सेल्स ऑर्डर रेट। जैसे मैंने बोला ना, हमारा सेल्स कन्वर्जन बिगड़ा हुआ है, तो अगर 20% से 40% लाना है, तो यही वो गेम है जो सेट करेगा। तो इसको समझेंगे, अलाइन करेंगे, और एक सिस्टम बना लेंगे जहाँ से मेरा फास्ट हो जाए। बिजनेस चाहिए, धंधा नहीं होगा तो काम कैसे होगा। मैं केस स्टडी बताता हूँ लवली शिवा काशी की।
मैं हर बार 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 इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आप इनसे बात करके एजुकेशन ले सकते हैं। ही इज आल्सो एजुकेटिंग द इंडस्ट्री। Previously, the quotation time was 30 to 40 minutes and now it's 2 minutes just after using IndusPrint। हमारा जो टूल यूज कर रहे हैं 30% ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई है इन्होंने। ये इनके वर्ड से मेरे Why I am showing this case study because of let understand कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सब फोकट का ज्ञान नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेबल है। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और इनके यहाँ इम्प्लीमेंट भी किया है, सिर्फ सीखा नहीं है। इन्होंने मुझे बुलाया, हम बैठे, टिकट्स किए, 3 दिन के होटल बुक की, 4 दिन 3 दिन दो, हाँ 3 दिन इनकी टीम के साथ डीप में बैठे, सारे रोल रेस्पॉन्स बहुत कुछ किया इनके साथ में, हमारे अच्छे क्लाइंट है इसलिए, तो रिजल्ट बड़े पावरफुल आए। नाउ द कंपनी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। बहुत बड़ा प्लांट लगाया और सबसे ब्यूटीफुल चीज है इनके प्लांट की, द प्लांट इज कंप्लीटली कंप्लीटली एनर्जी इफिशिएंट, एनर्जी फ्री है, सोलर पे कर दिया। गजब है। शेड्यूलिंग की साइंस सीखेंगे क्योंकि मैंने बोला है प्रोडक्शन वर्कफ्लो को ठीक करने के लिए सीखना जरूरी है। टीओसी का कंसेप्ट समझेंगे, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। हम सिर्फ सुनते हैं ओटिफ है, ओई है, बहुत कुछ वर्ड्स है, लेकिन वी विल लर्न इट कैसे इंप्लीमेंट होगा। इंपोर्टेंस समझेंगे उसका, की कंपोनेंट समझेंगे, प्रिंटिंग पैकेजिंग के शेड्यूल में कैसे काम होता है वो समझेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट करें ताकि और बेहतर कर पाए, हमारी प्रोडक्टिविटी मेजरेबल हो। नई टीम जब आए, टीम स्केल करे, टीम अपग्रेड हो, तो ये चीजें यूज कर पाए। और टूल्स टेक्निक्स क्या है और शेड्यूलिंग चैलेंजेस कैसे मैनेजेबल हैं। स्टॉक इन्वेंट्री हमेशा से पेन पॉइंट रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ। वो छोटे छोटे टिप्स में सॉल्व हो सकता है, वो टिप्स सीखेंगे, जस्ट इन टाइम ऑर्डरिंग सिस्टम पे जाएंगे ताकि स्टॉक इन्वेंट्री को मैनेज करें, कंट्रोल करें, बेटर बनाएं। स्टॉक ऑडिट्स कैसे करेंगे, वेंडर मैनेजमेंट, ये सारी एक्टिविटी। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको बहुत प्यारी, टेक्नोलॉजी के ऊपर है और बड़ी जबरदस्त है, बहुत अच्छी है, मैंने लिखी है, आप ऐसा मान सकते हो क्योंकि कहानी से बातें समझ में आती है और बड़ी प्यारी है। एक मंदिर के बाहर दो दोस्त थे, फूल बेचते थे। जब फूल बेचते थे, दोनों गरीब थे बहुत ज्यादा, तो सुबह जल्दी उठ के 6 बजे तालाब पे जाते, 1.5-2 घंटे फूल तोड़ते, वहां से आते, अपनी गठरियां उठा के लेके आते, 9, साढ़े 9, 10 बजे वहां बैठते। जब बैठते, रोज फूल तोड़ते, बैठते तो दिन भर बैठे रहते, अपने फूल बेचते रहते। एक दिन एक वाइज मैन उनके पास आया, समझदार बंदा आया। इसने बोला यार तुम है ना थोड़ा टाइम वेस्ट करते हो, तुम कुछ अपग्रेड कर लो अपना आप। तो एक बंदे ने बिल्कुल अनसुनी कर दी उनकी बात को, दूसरे बंदे ने थोड़ा बोला हाँ सर बताओ क्या है। तो बोले तुम साइकिल ले लो, कम से कम साइकिल लेने से तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। बोले कैसे, बोले जल्दी जाओगे, ज्यादा फूल लाओगे, थोड़ा जल्दी आ जाओगे। तुम 10 बजे तक यहाँ के बैठे हो, 8 बजे आओगे तो ज्यादा फूल बिकेंगे। हाँ बात तो सही है सर आपकी। तो उसने 2-5 हज़ार रुपये लिए और साइकिल लगाई, साइकिल लेके खरीद के, और अब वो 5, 4, 6 बजे जाता, फूल तोड़ता। अब ज्यादा फूल लाने लग गया क्योंकि साइकिल पे लटका के ला सकता था, ज्यादा फूल लाता, 8 बजे ही आ जाता 10 बजे की बजाय, ज्यादा फूल बेचने लग गया। तो उसके जो बाजू में बंदा बैठा था उसको रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो बदला है। और अब वो साइकिल वाला बोलता कि देख मैंने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, मैंने इम्प्रूव किया। तो बोले वेरी गुड। एक दिन वो वाइज मैन अगेन मंदिर में आया तो उसने उसको पकड़ लिया, दूसरा वाला बंदा ने, भाई साहब मेरे को भी ज्ञान दो। उसने बोला यार एक काम कर, तू मोटरसाइकिल ले ले। उसको क्या बोला कि तू मोटरसाइकिल ले ले। तो उस व्यक्ति ने थोड़ी सी शंका पैदा की, बोले साहब साइकिल का क्यों नहीं बोला। बोले देख तू मेरे से अगर राय ले रहा है तो मैं तेरे को मोटरसाइकिल का बोल रहा हूँ, तेरे को खुद समझ में आ जाएगी और तेरा ज्यादा टाइम पकड़ेगा, ज्यादा धंधा करेगा। बोले अच्छा मोटरसाइकिल खर्चा तो नहीं बढ़ाएगी, बोले कतई नहीं, पैसा बचाएगी। अब टेक्निकली उसके वर्ड थे, जैसे वो आया मोटरसाइकिल, उसको दोस्त को साइकिल वाले को बोलते हुए, बोले आज मैं मोटरसाइकिल नहीं जा रहा हूँ। बोले पागल है, उधारी लेके मोटरसाइकिल लेगा, खर्चा करेगा, ये करेगा। उसके 4 दोस्तों ने भी समझाया, घर वालों ने भी बोला, बोले यार साइकिल ले ले इससे बढ़िया। तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो जो मेरा गुरु है, जो मेरे को बता रहा है, जो वाइज पर्सन है, वो बोल रहा है मोटरसाइकिल ले ले, तो अपन मोटरसाइकिल लेंगे। उसने मोटरसाइकिल ली, 2 बड़े टोकरे लगवाए। अब वो 5 मिनट में तालाब पे पहुंच जाता, फूल तोड़ने में टाइम उतना ही लगता, तोड़ता पर 5 मिनट में मंदिर पे। तो वो 8 बजे की बजाय 7 बजे मंदिर पे आ जाता, 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले फूल लेके आता, सारे अच्छे लोग 1 घंटा पहले, जो जल्दी जल्दी सुबह सुबह जल्दबाजी वाले रहते, सबको ताजा फूल मिलते, ज्यादा फूल बिकने लगे, 10 बजे तक काम खत्म हो जाता।
वहां से उसने दूसरा धंधा चालू कर दिया मोटरसाइकिल ले जाके। तो उसने लोगों को समझाया कि मैंने जब अपने आप को अपग्रेड किया टेक्नोलॉजी में, प्रोसेस में, तो मेरी स्पीड बढ़ गई। तो टेक्नोलॉजी का गेम इतना पावरफुल है कि टेक्नोलॉजी आपकी स्पीड, आपके बिजनेस, आपके टेक्निक्स को बदल सकती है। इसलिए मैं बोलता हूँ, जहाँ कोटेशन में 1 घंटा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं अगर 5 मिनट में काम हो सकता है तो? क्यों कम्युनिकेशन को लंबा कर रहे हैं अगर 5 मिनट में काम हो सकता है? तो ये सोचना है। और हमको टीम की ट्रेनिंग करनी है, टीम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाने हैं। क्यों बनाने हैं टीम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स? बिकॉज ऑफ बंदे आएंगे और जाएंगे, टीम चेंज हो जाती है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट के लोग, मैनेजमेंट लेवल के लोग वही होते हैं। अगर वो ट्रेनिंग मॉड्यूल बना लेंगे तो बेहतर लर्निंग दे पाएंगे। और टीम ट्रेनिंग मॉड्यूल से एक्चुअली लोग जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट कहीं दूसरी जगह मिलना नहीं है। जब मिलना नहीं है तो टिकेंगे, बात करेंगे, इफेक्टिव करेंगे, ग्रो करेंगे। और वो टेक्नोलॉजी के साथ जब काम करेंगे तो ज्यादा फास्ट काम होगा। तो हमको ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ऐसे बनाने हैं स्टेप बाय स्टेप हर डिपार्टमेंट के, ताकि हर बंदे का रोल डिफाइंड हो, उसका जेडी डिफाइंड हो। कैन बी गूगल शीट हेल्प? यस, एस्टिमेशन में गूगल शीट हेल्प करती है सर, बिल्कुल करती है। थोड़ा थोड़ा ऑटोमेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके केस में कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। तो फॉर्मूले कैसे डलेंगे? पॉसिबल है। वी विल कनेक्ट फॉर दिस। हाउ हाउ कैन वी हेल्प ऑन दिस? मेजरिंग ट्रेनिंग जो हमारी होती है उसका आरओआई निकालना, कि ट्रेनिंग कैसे निकलेगी, कैसे मैनेज होगी। मैं बार बार बोलता हूँ, 1 डिग्री का गेम होता है। आज हमने बहुत कुछ लर्न कर लिया, ये सारा लेके चले जाएंगे। इसमें से एक एक्सरसाइज मैंने करवाई थी पहिए वाली, दूसरी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली। कुछ ना करें आज और कल, फिर वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चार्ट को बना लें। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इन्फॉर्म, ये चार्ट बना लें। 1 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिग्री का गेम चेंज होगा। 1 डिग्री की ताकत कितनी? कोच्चि से फ्लाइट उठती है, दिल्ली पहुंचती है, 1 डिग्री राइट मुड़ गई लखनऊ। भाई साहब कितना बड़ा गेम है। गलती से 1 डिग्री में लखनऊ पहुंच जाएगी, और 1 डिग्री लेफ्ट मुड़ गई लाहौर। हमला हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, बम फूट जाएंगे। बोले कैसे आ गए तुम लोग? तो मोदी जी ऐसे थोड़ी कि चलते चलते उतर गए लाहौर में, चलो जरा खाना खिलाओ। तो गेम चेंज हो जाएगा। 1 डिग्री का गेम है, शिफ्ट करना है। चलो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं। अभी तक कुछ और काम की बात हुई या नहीं हुई? कुछ इम्प्लीमेंटेबल निकला या नहीं निकला? कुछ लग रहा है आपको कि कल जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जैसे प्रोसेस वर्कफ्लो, जैसे टीम का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। अभी उस पर और डीप में जाऊंगा, आपको कोई हेल्प लगेगी, वी विल हेल्प ऑन इट। बट क्या वो इम्प्लीमेंटेबल लग रहा है आपको? एक्शनेबल लग रहा है? जी गुरु जी। गुड गुड जय। तो दैट्स व्हाई गूगल शीट्स ऑलरेडी हम ओके, ग्रेट, यस, डन। तो ग्रेट। तो ये इम्प्लीमेंट करना है। जो मैंने बताई 3 चीजें, 3 चीजें करनी है बॉस इस हफ्ते में। थोड़ा सा प्रयास, एक वर्क फ्लो लगा देंगे, छोटा सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। एक रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल अडॉप्ट करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा उसको समझेंगे कि कैसे कैसे बनाएंगे। 2 चीजें इंपॉर्टेंट ही हो गई। और तीसरा, कुछ एक और सेशन में करूंगा, उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि अब पढ़ना है। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम पीपीसी बना लेते हैं, पीपीसी के लिए खुद मेहनत कर लेंगे, या विद द कोच, विद मी, खड़े हो जाएं। 8 सेशन की मैंने बात की एक्शन प्लान में, 8 सेशन करेंगे हम लोग, साथ में बैठेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने बोला है, मुझे एक बहुत पावरफुल चीज लगेगी, 2 महीने से ज्यादा का ड्यूरेशन लग सकता है, लगेगा। सॉरी, इसमें डेट गलत डली हुई पुरानी। सो 5 से 7 बजे हमारा क्लास चलेगी। हमने पहले कुछ, थैंक यू। इस पे भी मैं नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि हमने पिछली बार जब किया था संगीता जी के साथ में तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला था, अभी भी बोल सकते हैं। कुछ फीडबैक हमको बहुत अच्छे मिले थे, एम एन पांडे सर के, संजय सर के, वो भी थे। मैं 8 सेशंस की बात करूंगा। ये 8 सेशंस हम रिपीट करने वाले हैं, डीप में जाने वाले हैं, और इसमें बहुत कुछ नया आ गया है, वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। पीपीसी डिपार्टमेंट बनाएंगे, टीम बिल्डिंग, डेलीगेशन सीखेंगे, केआरए बनाना सीखेंगे, स्नाइपर मार्केटिंग, पिछली बार हम कुछ चीजें छोड़ गए थे वो और इम्प्रूव करेंगे, कोटेशन मैनेजमेंट, सेल्स और ऑडिट, शेड्यूलिंग की साइंस, स्टॉक मैनेजमेंट, ट्रेनिंग मॉड्यूल क्रिएशन। बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए हमको भिड़ना पड़ेगा, वरना फिर होमवर्क नहीं कर पाएंगे तो चीजें छूट जाएगी। 8 सेशंस। मुझे आपसे क्या चाहिए? क्या इन्वेस्टमेंट? फिलहाल तो आई नीड 100% अटेंशन, क्योंकि मैं कुछ और बोलने वाला हूँ अगले 15 मिनट में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम सिर्फ सुनते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। काइजन बहुत प्यारा वर्ड है, सुनते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर
कोई काइजन की किताब लाएंगे, फिर थोड़ा पढ़ेंगे, फिर जोश आएगा, फिर छूट जाएगा। कोई बुराई नहीं है, या आपका ही नहीं, मेरा भी बिहेवियर है, पूरी ह्यूमन काइंड, पूरे मैन काइंड का बिहेवियर है, ह्यूमंस का बिहेवियर है कि हम एग्रेसिवली लर्न करते हैं लेकिन चीजें छूट जाती है। टीम बिल्डिंग, जैसा मैंने बोला, हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे बनाएंगे उसके ऊपर लर्न करना है, स्पीड बढ़ानी है। प्रिंटिंग के ब्लाइंड स्पॉट्स हैं कुछ ऐसे जिनको फिक्स करना सीखेंगे इमीडिएटली। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि 20 साल से तो मैं इसी पे काम कर रहा था, एआई। तो एआई प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ और इम्प्रूव तरीके से आप लगा सकते हो, आप अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो। मैंने अपनी 30-35% बढ़ा ली है, वो आप एआई के साथ कैसे यूज करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे, वो सिखाऊंगा। अच्छा, हमारे कितने लोगों के कंपनी के विजन मिशन वैल्यूज बने हुए नहीं बने हुए, तो बनाना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक पावरफुल वेबसाइट पे जाएंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे, मार्केटिंग शुरू करेंगे, स्नाइपर लेवल पे कनेक्ट करना शुरू करेंगे। एक अच्छी वेबसाइट होना, डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत मायने रखता है, लोकेशन होना बहुत मायने रखता है, विजन मिशन वैल्यूज होना बहुत मायने रखता है। क्यों वैल्यूज मायने रखती है? क्योंकि जब कोई बंदा आपको ज्वाइन करता है तो बेचारे को, उसको ये पता तो होना चाहिए ना, जिस जहाज में मैं चढ़ रहा हूँ जहाज जाएगा कहाँ, ये लोग कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, किस वैल्यू सिस्टम पे काम करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। हम सबको ड्रीम टीम मेंबर चाहिए, ड्रीम टीम मेंबर, भाई साहब ऐसा बनना चाहिए मुझे। आप मेरी टीम को देखेंगे तो आप देख के बोलेंगे यार ये सारे ऐसे बंदे मेरे को भी चाहिए। तो वो बंदे नहीं, वो मेरे टीम मेंबर हैं, और वो ड्रीम टीम मेंबर बने हैं क्योंकि उनपे इफर्ट करने की जरूरत है। लाइकवाइज आपको टीम मेंबर रिटेंशन फ्रेमवर्क सीखना है जो कि लोगों को स्किल करके अपग्रेड करे और रिटेंशन में हेल्प करे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको ड्रीम ओनर कैसे बनना। हमको हमेशा लगता है कि हमें सही है, पर बहुत जगह हमको भी लर्न करना है। एंड टुडे नाउ वी आर इन द जोन ऑफ लर्निंग, ग्रोथ जोन में आने के लिए। तो ये करना है। एक कस्टमर रिटेंशन रिटेंशन फ्रेमवर्क होता है, उसके ऊपर बात करेंगे इन बिटवीन दिस कोर्स। पिछली बार भी हमने कुछ एसओपीज इंप्लीमेंट किए थे, अब हमारे पास बहुत सारे एसओपीज रेडी है, तो इस बार मैं आपको दूंगा ज्यादा, बनवाऊंगा कम। यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के एसओपी हम बना बना के आपको देते भी जाएंगे, एज पर योर टीम, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर डिमांड। तो एसओपी बनाएंगे, बनवाएंगे आपकी टीम के साथ में बैठ के। 3M ट्रायंगल मैंने बोला, डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे स्नाइपर मार्केटिंग। उसमें कैसे लगाएंगे? हमारे कॉन्टेक्ट की लिस्ट गोल्ड माइन, उसको कैसे खेलना है, उस पर शुरुआत तुरंत कर सकते हैं। तो तीसरा काम एक हमारे पास ये भी है। अच्छा, मैंने बोला था गिफ्ट भी रह सकता है बीच में, कितने लोग रेडी हैं गिफ्ट के लिए? यस सर, वांट टू बी ग्रेट प्लेस टू वर्क, हमको वो ठप्पा चाहिए, एंड वी विल डू दैट मनीष सर। सो कितने लोग गिफ्ट के लिए रेडी हैं? कितने लोगों को चाहिए कुछ एक गिफ्ट करें, एक और अपने आप को, खुद को एक बेहतरीन गिफ्ट की बात करें? यस, यस जय, ग्रेट। और कौन चाहिए? बाकी को नहीं चाहिए क्या? मजा नहीं आएगा फिर। मोर मोर चाहिए, कुछ मी चाहिए, गिफ्ट चाहिए। यस, मैं रुक जाऊंगा ना। यस यस, so we need gift. Yes, definitely. And the gift is, I have that special gift for you. That is, that is डेटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम गोल्ड माइन एंड व्हाट्सएप ऑटोमेशन के ऊपर एक क्लास में करने वाला हूँ। थोड़ा सा क्विक करेंगे, थोड़ा सा तैयारी करेंगे, लेकिन क्लास सरप्राइज है। मेरी टीम को भी नहीं पता कि ये नया बम में क्या लेके आ गया। बट हाँ, एक छोटी सी 1 घंटे की हम इन बिटवीन द वीक, इन बिटवीन द वीक वी विल डू ए क्लास, छोटी सी 1 घंटे की क्लास, जिसमें हमारे कॉन्टेक्ट को सेग्रीगेट करके डेटा कैसे निकालना है। क्योंकि सब कुछ अगर मेन सेशन में करने गए तो हम कभी कवर नहीं कर पाएंगे चीजों को। तो ये डेटा एक्सट्रैक्शन की एक क्लास करेंगे और व्हाट्सएप ऑटोमेशन करना सीखेंगे। वो छोटा सा काम करेंगे, छोटे से टूल का काम है, जिससे क्या होगा, हम लोगों को पर्सनलाइज कम्युनिकेशन भेज पाएंगे। नया साल आ रहा है, चलो इस बहाने नए साल के बढ़िया से मैसेज और ग्रीटिंग पर्सनलाइज कर देते हैं, बुराई क्या है? एक बुराई तो है नहीं। तो ये काम कर लेंगे, शुभस्त शीघ्रम स्नाइपर मार्केटिंग चालू हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाएगा। तो जितने भी लोगों को, थैंक्स फॉर द गिफ्ट, यस, जितने भी लोगों को एक गिफ्ट चाहिए, एक काम करना पड़ेगा मेरा,
इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा मी, क्योंकि वहीं पे मैं समझूंगा कि इतने लोग इंटरेस्टेड है, भाई साहब मैं एनर्जी लगा के आ जाऊं। फटाफट, आई एम वेटिंग इन द व्हाट्सएप। इंगेजमेंट चाहिए मुझे थोड़ा, क्योंकि मेरी एनर्जी आप लोगों के कम्युनिकेशन से आएगी। यस, ग्रेट 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 ग्रेट, आई वांट गिफ्ट, ग्रेट। बेझिझक आप मेरे से कनेक्टेड रहिए, मैं आप जैसे ही बन। बहुत सारे दोस्त इस झिझक में नहीं कॉल करते, कोच साहब कहीं बिजी होंगे, कहीं उलझेंगे। अरे भाई आपका भाई हूँ, आप बोलिए ना कहीं बिजी होंगे, दोबारा कॉल करेंगे, बात करेंगे, डोंट वरी। जस्ट कीप इन टच, कनेक्टेड रहिए, इंटरेस्टेड। यस बॉस, मजा आएगा। ग्रेट। तो ये एक्टिविटी पे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ गए हैं, वी विल डू इट, फटाफट करेंगे। अगर कोई मित्र रिकॉर्डिंग देखें बाद में, जिनने भी ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, ज्वाइन करेंगे। टाइम और डेट में आपको बताऊंगा। मेरी टीम एक कम्युनिकेशन एक ग्रुप में आपको ऐड कर लेगी अभी, जो हमारा पीपीसी वाला ग्रुप है, एंड वी विल इवॉल्व अवरसेल्फ। कोऑर्डिनेशन वाले वीडियो में एक चीज हमने देखी थी कि कोऑर्डिनेशन टीम के लिए जरूरी उतना ही हम सब लोगों के लिए भी जरूरी है। तो यहाँ पे आपस में कोई कंपटीटर नहीं है, हम सब एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं एज ए प्रिंट कम्युनिटी। क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं करने वाला जो एक दूसरे को कंपटीशन के लिए जिम्मेदार है। हम सब अपनी ग्रोथ के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ के प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिटी में बने रहेंगे। एक बहुत प्यारी चीज पूछता हूँ आपसे, हु विल लीड इन द फ्यूचर? भविष्य में कौन लीड करेगा? भविष्य में कौन आगे बढ़ेगा? भविष्य में कौन जीतेगा? एक बंदे से मिलवाता हूँ आपको भी यहाँ पे, कोई आंसर देना चाहेगा? भविष्य में कौन मिलेगा, कौन जीतेगा फ्यूचर में? ये फोटो हम सब लोगों ने देखी होगी, ऑफिस में लगी होती है, बहुत सारे लोगों को मीनिंग भी नहीं समझ में आता है। यस, दोज हु अपडेट विद द टाइम, यस जय। व्हाई? बिकॉज ये लोग जो फोटो में दिख रहे हैं बंदर से यहाँ तक आ गए, वो हम ही हैं। हम ही वो लोग हैं जो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डार्विन वहां थे। इस बंदे को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चार्ल्स डार्विन। इस बंदे ने एक और बहुत प्यारी बात बोली है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अलावा। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अलावा इसने एक और बहुत प्यारी बात बोली है। देखो मैं है ना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को मानता हूँ एक लेवल तक बहुत अच्छे से, बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं हमारे पुराणों से भी कनेक्टेड है, हमारे पुराणों में भी इसके वो मिलते हैं, वहीं से इसने उठाया होगा। बट इसने एक बहुत अच्छी बात बोली है और तब से चली आ रही है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इनने बोला है कि भाई साहब जो फिट रहेगा इस दुनिया में वो सरवाइव करेगा, और हुआ भी यही। ये बहुत सारी स्पीशीज मैंने एआई से ड्रॉ की जो आज की तारीख में लॉस्ट हो चुकी है दुनिया से, या लॉस्ट होने की कगार पर है, बिकॉज दे आर नॉट फिट। सेम वे हम फिजिकली फिट रहने के लिए क्या करते हैं? हम फिजिकली फिट रहने के लिए गैजेट्स यूज करते हैं। क्या करते हैं? घड़ियां, जीपीएस सिस्टम, सुबह जाते हैं कितने कदम चले, कितने उठे, कितने दौड़े, वट एवर। स्मार्ट रिंग्स आ गई है आजकल, तो अंगूठी पहन लो बता देती है। हार्ट रेट मॉनिटर्स आ गए, ग्लूकोमीटर आ गए, बाजू पे लगा लो आपको रीडिंग बताता रहता है। वर्कआउट के वेरिएबल्स आ गए, ट्रेनिंग्स हो गई जो हम जिम में जाके करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं ना। तो बिजनेस को फिट करने के लिए क्या कर रहे हैं? बिजनेस को फिट करने के लिए भी हमको रियल टाइम इंसाइट चाहिए, डेटा चाहिए। हमारा कहाँ से निकालेंगे ये मैं पढ़ाऊंगा आप। मैं ईआरपी की बात नहीं करूंगा आपसे, आपको बहुत सारे वैसे ही पता है, आप सब जुड़े हुए हैं। केपीआई ट्रैकिंग कहाँ से लाएंगे उस पर बात करेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन कहाँ से लाएंगे उस पर बात करेंगे, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की बात करेंगे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैसे बनाना उसकी बात करेंगे। इस बार लेवल एक्सपो में हमने लॉन्च भी किया है इसको, क्योंकि आज की हमारी नीड क्या है? हमारी नीड क्या सिर्फ फिट रहना है, या हमारी नीड फिट के साथ में क्विकेस्ट रहना भी है? इसलिए मैं बोलता हूँ टाइम से कोटेशन देना कितना जरूरी है। फिट है, क्विकेस्ट भी है, खट 2 मिनट में कोटेशन चला गया, कन्वर्जन हो गया, फर्क पड़ेगा 100%। तो फिटनेस के साथ क्विकेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्द रिस्पॉन्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगेस्ट बोनस इस क्लास में मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है आपकी टीम में से कोर लोग हैं जिनको लर्न करना, आपके साथ ज्वाइन करके ग्रो होना है, ग्रो करना है, आप उनको बिठाइए।
इस क्लास में उनको बिठाने से ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा होगा, हम रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा पाएंगे, काम दे पाएंगे। तो यू कैन सिट विद योर कोर टीम, क्योंकि 1 डिग्री का गेम है। फिर से समझाता हूँ, सिर्फ 1 डिग्री, पहले 1 डिग्री लेफ्ट राइट पे था, 1 डिग्री बढ़ने पे। क्या कोई बता सकता है मुझे पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर? 100। मैंने तो यहाँ गलत लिखा शायद ना। तो क्या 99 डिग्री पे अगर पानी गर्म होता है या नहीं होता है? अगर पानी का टेम्परेचर में 99 डिग्री पे रोक दूं, मतलब उसको ऊपर न बढ़ने दूं, गैस को ऐसा सेट कर दूं, तो पानी गर्म लगेगा या नहीं लगेगा? यस, आई नीड पार्टिसिपेशन। अगर मैं 211 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लगेगा, यस, नहीं लगेगा बॉस, हाथ जल जाएगा आपका। 99 डिग्री गर्म पानी में हाथ डालोगे तो भी हाथ जल जाएगा। हम ह्यूमन बीइंग तो 65 डिग्री के ऊपर जी नहीं पाते हैं, मर जाएंगे। तो 99 पे हाथ जल जाएगा आपका, लेकिन स्टीम नहीं बनेगी। स्टीम बनेगी जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री होगा। बॉइलिंग पॉइंट है पानी का 100 डिग्री से स्टीम बनाने के लिए। मतलब अगर 99 डिग्री पे पानी रोक दिया जाए तो स्टीम नहीं बनेगी। स्टीम नहीं बनेगी तो इंजन नहीं चलेगा, थर्मल पावर नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा तो आपके घर बिजली नहीं आएगी, आपके घर बिजली नहीं आएगी तो इंटरनेट नहीं चलेगा, लैपटॉप चार्ज नहीं होगा, तो मैं जूम पे नहीं आऊंगा। तो गुरुजी भी कहीं घूमते रहेंगे, आप भी कहीं घूमते रहेंगे, हम चिमनी जला के आदि मानव के जन्म में फिर से चल रहे होंगे, 150 साल पहले पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री चला ही नहीं, 1 डिग्री बढ़ा ही नहीं। तो 1 डिग्री की ताकत कितनी है आप समझो ना। तो हमको अपने माइंडसेट को 1 डिग्री शिफ्ट करना है।